देखो बात ना करो, चुप हो जाओ। काइंड ऑफ मेजोरिटी चैप्टर चल रहा है हमारा। बहुमत के कितने प्रकार हो? 4 प्रकार का बहुमत हो, 4 प्रकार की मेजोरिटी हो। जब हमारे सदन हो ना, ठीक, उस सदन के अंदर किसी भी बिल को पास करने के लिए अलग अलग बिल को, अलग अलग विधेयक को, या विधेयक कह दो पास करने के लिए अलग अलग जगह अलग अलग मेजोरिटी का इस्तेमाल हो। पिछले वाली क्लास में हमने सिंपल मेजोरिटी समझी थी, जिसे सिंपल मेजोरिटी को हम 50% प्लस 1 मेजोरिटी भी कहते हैं। 50% प्लस यानी उपस्थित तथा मतदान करने वाले को आधे से अधिक, जितना सदन है ना उसका बंदे है उसमें आधे से अधिक बंदों की जो लगेगी उसे साधारण बहुमत कहेंगे। साधारण बहुमत का इस्तेमाल बहुत जगह होगा, जहां भी होगा मैंने पिछली वाली क्लास में सब बता दिया, जाकर तमीज से देखो अच्छे तरीके। आज की क्लास में इफेक्टिव मेजोरिटी पढ़ेंगे, वास्तविक बहुमत पढ़ेंगे। सुनूंगा तुमसे क्या क्या बता रहा हूँ। उसके बाद पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल कभी भी अकेले नहीं होता, समझ आई बात? या इसे विशेष बहुमत के साथ अनुच्छेद 364 की प्रक्रिया के तहत ये स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 इसके साथ इस्तेमाल करो पूर्ण बहुमत को। ये हमारे पास विशेष बहुमत होगा। विशेष बहुमत हमारे पास 3 प्रकार का हो। एक स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249 यानी अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत, इसे बोलेंगे अनुच्छेद 61 के तहत वर्णित विशेष बहुमत, इसे बोलेंगे स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित विशेष बहुमत। ये सारे समझ रहे हैं, क्योंकि सबका समझाने का तरीका अलग अलग हो। तो मैंने क्या करा, जितने भी बहुमत हो ना पूरे संविधान में, जितने भी बहुमत कहाँ कहाँ कौन सा इस्तेमाल हो वो सारे पहले निकाल कर रख दिए, और जो सा जहां इस्तेमाल हो उससे रिलेटेड, ताकि बच्चों को आसानी हो जाए। समझ में ही बात है। लेकिन मैंने बताना थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ दे रही है, ऐसी बहुत सारी जगह जो अचूक हो जाए हमसे, फिर बाद में जाकर पता लगता रहा। जैसे हम टेक्स्ट सीरीज लगाएंगे, वहां 1-2 क्वेश्चन नया दिखा तो उसके लिए हम पता लग जाए अच्छा वास्तविक बहुमत इस्तेमाल हो। पहले जानेंगे वास्तविक में जो वास्तविक बहुमत क्या हो। बता वास्तविक बहुमत क्या हो? हाँ चुप रहिएगा एक जरा, पहले समझा रखा। मान कोई सदन है हमारे पास, सदन के अंदर जो सदन की सदस्यता, सदस्य संख्या, सदन की जो सदस्य संख्या यानी उस सदन के अंदर कितने मेंबर बैठे हुए? 245। राज्यसभा मान लिया 245 बंदे हो। इस दिन 200 सदस्य आए, चलो ये उपस्थित है, ये उपस्थित है। वैसे उस सदन की सदस्य संख्या 245 है। किसी सदन में 245 बंदे बैठ सकते, ठीक, लेकिन आए नहीं 245। पता कितने सदस्य है? उपस्थित देखो कितने, प्रेजेंट्स कितने थे उस दिन, उपस्थित कितने थे बताओ, उपस्थित कितने थे? उपस्थित होंगे 200। अच्छा, अभी 10 ने वोट नहीं डाला होगा, मान लो 10 बंदों ने अगर वोट नहीं डाला, 20 बंदों ने वोट नहीं डाला। अब बताओ 20 बंदों ने वोट नहीं डाला तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले कितने होंगे? उपस्थित तथा मतदान करने वाले, मतदान करने वाले मैंने अपनी तरफ मानने, ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं इसका गणित क्या है। जब तक ये नहीं समझ में आना है क्या करोगे वहां? ठीक, उपस्थित पहले उन्हें बताओ उस सदन की सदस्य संख्या कितनी? 245। राज्यसभा में, लोकसभा मान सको तो 545 वाला सदन, उसमें से सदन में उस दिन 200 ही बंदे आए। अब नहीं सारे मैंने तुम दिखाया था नहीं। आजकल विंटर सीजन चल रहा है, कितने आ रहे हैं इनने? सही बात है, सब बनो घर पड़े सो जा। कोई लोग तो मुझे बुखार रहा, कुछ बुखार हो रहा है। कभी कुछ दिन पहले देखा 25-30 सदस्य बैठे थे कुल जाकर, एक सदन ही कार्रवाई चल रही कर जाकर, ठीक है, बंद करना पड़ जा। राज्यसभा उपस्थित तथा मतदान करने वालों का, उपस्थित मतदान करने वाले बताओ कितने? उपस्थित मतदान करने वाले कितने मानो? 20 ने वोट नहीं दिया तो बताओ उपस्थित मतदान करने वाले कितने? 180। ये कौन है? अब बताओ मैं वास्तविक बहुमत कैसे निकाल लूंगा? जितने उपस्थित थे ना, ये मतदान किया उसका मतलब नहीं है, जितने प्रेजेंट में थे वहां सदन में उसका आधा निकलेगा, यानी 200। इसका मतलब नहीं है वोट कितने दिया ना, वास्तविक बहुमत इनका बैठा। सही बात है, 200 बट्टे में बैठेगा 2 प्लस कितना बैठेगा 1, काट दे कितना बैठेगा ये बताओ? 100 प्लस कितना बैठेगा 1, कितना बैठ? अगर 101 बंदों ने वोट डाल दिया तो वास्तविक बहुमत लग जाएगी। तो वास्तविक बहुमत तो कोई भी आराम से पास हो जाएगा। इसका मतलब जितने बंदे आए ना, जितने आए वोट डालना नहीं डाला उसका मतलब नहीं है मुझे। वास्तविक बहुमत का मतलब जितने बंदे आए ना उनका आधा करो, आधा करके कितना बैठेगा? उनका आधा करके बैठेगा भाई 100। 100 में प्लस के 1 कर दिया 101। अगर कोई बिल पास आया तो हमने कहा ये बिल पास आया, हम ना इस लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना हो जाए, ठीक है, उपाध्यक्ष को हटाना, चलो तो ये बिल पास आया। अब वहां पता संविधान ने क्या रखा है, वहां पूर्ण बहुमत, वहां वास्तविक बहुमत इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब अगर राज्यसभा में उस बिल को पास करवाना मुझे तो 101 बंदे संपर्क में होने चाहिए हमारे, जब जाकर बिल, तो यहाँ जो बहुमत लगेगी तो यह बहुमत एक प्रकार की साधारण बहुमत नहीं है, यह वास्तविक बहुमत। कौन सी है? पता लग चुका, जितने बंदे उपस्थित थे। अच्छा, अगर उपस्थित तथा मतदान करने वाले को आधा निकाल लो तो भी तो साधारण बहुमत हो जाएगी। उपस्थित तथा मतदान, ये उपस्थित तथा मतदान करने वाले कितने? 180, इसका आधा निकाल ला, और आधा निकाल के पता क्या कर दिया हमने? 1 जोड़ दिया उसमें,
तो वो तो साधारण बहुमत हो जाएगी। तो साधारण बहुमत थोड़ा ही है, एक्चुअल क्या है, एक्चुअल डेटा ही हो, जो एक्चुअल हो ना वही इफेक्टिव हो। सही, एक्चुअल डेटा वास्तविक बहुमत, एक्चुअल का मतलब क्या, वास्तविक, एक्चुअल डेटा ही हो। इतने बंदे अगर पक्ष में आएंगे, जितने उपस्थित थे प्रेजेंट में, इतने आए आज, हाजी, हाँ भाई कौन आया, या चलो टिक लगा दी, कौन आया, चलो टिक लगा दिया, हाँ भाई कौन आया, टिक लगा दिया। अब क्या करेंगे, वोट डालना लगा वो लखे सर, ये एक गणित एक प्रकार का है, ये गणित समझा जा रहा है, इतने बंदे पक्ष में होने चाहिए भैया, अंदाज अंदाज कप्पू कैलकुलेशन कर लिया आगे। एक और मान लो लोकसभा हमारे पास, या लोकसभा है, देखो लोकसभा में, लोकसभा की सब सदस्य संख्या, उसकी सदन की टोटल सदस्य संख्या 545। अब जो 545 समझना बहुत जरूरी है यार, ये नहीं समझोगे दिक्कत खड़ी हो जाएगी। इसे मैं चाहता ही नहीं, मैंने आराम समझा, मैं बहुत बड़े प्यार के साथ समझाऊंगा, समझा के फिर क्लियर कर दूंगा। उसके 545 बंदे, लेकिन आज पता कितने हैं, आज 400 ही आए। उपस्थित देखो कितने उपस्थित, कितने 400। वो बात अलग है, उपस्थित कुछ ऐसे जो बीच में तो उठ के चले गए, अब प्रेजेंट है ठीक, कुछ बीच में से उठ के चले गए, उन्हें कुछ काम बाहर जाएगा, चाय पापे तोड़ रहे जाकर। लेकिन मतदान कितने करा, मतदान करा लेगल 380 ना, 380 पता कौन है, ये उपस्थित तथा मतदान करने वाले। अरे मुझे क्या लेना इनसे, अगर उपस्थित तथा मतदान करने वाले और उनका आधा निकाल लूंगा, एक जोड़ दूंगा, वो तो साधारण बहुमत बन जाएगा। मुझे वास्तविक बहुमत चाहिए, वास्तविक बहुमत उन पर निकलेगा जो उपस्थित प्रेजेंट, जिन्होंने प्रेजेंट लगाई थी। इतने बंदे पक्ष में चाहिए, इतने बंदे कितने, 400 निकाल रहा है, 400 के अंदर भाग दे देंगे 200, काटने कितना बैठेगा 200, और 200 क्या जोड़ देंगे उसमें 1, तो 200 कितना बैठेगा 1। अगर 201 बंदों ने आज कोई भी बिल पास होना सदन के अंदर और वहां वास्तविक बहुमत इस्तेमाल होगी, 201 बंदे पक्ष में होने चाहिए लोकसभा में, जब जाएगा वो बिल पास होगा। चाहे दो ही सदन हमारे पास, एक तो लोकसभा होगी, एक राज्यसभा होगी। लोकसभा जिसे हम निम्न सदन के नाम से जानते हैं, निम्न सदन, राज्यसभा जिसे उच्च सदन के नाम से जानती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों की सभा। समझ में आई बात है। तो किसी भी सदन के अंदर अगर बिल को पास करवाना हो, तो पास करवाने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी लगाने के लिए जरूरी होगा जितने प्रेजेंट्स है ना, उसका आधा करके एक जोड़ देना। जितने प्रेजेंट्स, जितनी प्रेजेंट आज, वो कौन कौन आया, चलो भाई यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जिसका इस क्लास में बैठे रहते वही है जुगाड़। सही बात। कितने बंदे चाह रहे कि इस बच्चे को मॉनिटर बनाया जाए, चलो हाथ खड़ा कर लो। समझ में आई बात है। होता नहीं इस तरह का सीन हुआ करता था, तो मुझे क्लास में मॉनिटर बना दिया जाता। ठीक, एक लड़की बैठी रहती मेरे को, तुम इसे क्यों बनाने जाओ मॉनिटर, तो लड़कियों में मॉनिटर से बना दिया, लड़कों में मुझे बना दिया था मॉनिटर। क्लास का जो होशियार बच्चा उसे तो मॉनिटर बनाया जा, ठीक, तो ऐसा करके बना देते, दोनों चिड़न चिड़न। ऐसे क्लास में एक बड़ा मॉनिटर, एक छोटा मॉनिटर हो, दूसरे बच्चे की बैलेंस करने के लिए टीचर क्या कर रहा है, अच्छा चिड़ेगा तो चलो इसे बड़ा छोटा मॉनिटर बना दो। मॉनिटर नहीं जानते क्या, स्कूल गए नहीं गए, पता लग चुका। चुप बात ना करो, ध्यान। अब मैं तुमसे पूछूंगा वास्तविक बहुमत क्या हो। मान लो 545 का हमारा सदन, ध्यान दो कितना, जिस तो पूछूंगा बताओ। 545 का बहुमत लोकसभा के सदस्य, ये वे जिन्होंने वोट डाल के भेजा, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजा, ये वे जिनका प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ, ये वे राज्यसभा में जो बैठे जिनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। हमने वोट डाल ली थी, विधायकों ने वोट डाली, हमने वोट डाली थी विधायकों को, विधायकों ने चुनको नमा भेजा राज्यसभा में। सही बात है, इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, राज्यसभा के अंदर जो सदस्य बैठे रहे ना, उनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो, इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाओ ना, इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाए, इलेक्ट, समझ बात है, चुना जा, याद रहेगी बात है। और इनका 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 इलेक्शन कैसा होगा, इनका तो डायरेक्टली होगा, उनका इनडायरेक्टली होगा। जिनकी उम्र 18 साल तो पूरी वो डाल के भेजेगी। 545 सदस्य, 18 लोकसभा अब तक हो चुकी, अब 19वें नंबर की लोकसभा आ गई, 2029 में चुनाव होंगे, समझ, 24 में 5 साल और जोड़ लो, फिर 34 में होंगे। 2034 तक मुझे तय है कि मैं प्रधानमंत्री नाम से बनना तय है मेरा। मतलब यार तो फंसो क्यों, मैं मेरे बात कोई बात नहीं, देख लो, सपना ही मेरा वही है भैया। अब मुझे कुछ नहीं करना जिंदगी में। कैसा लगा मेरा मजाक, ठीक। अब मैं तुमसे पूछूं वास्तविक बहुमत क्या हो। चलो, सदन की सदस्य संख्या 545, कितने सदन है, 6। अच्छा बात ना करो, इन्होंने 4 कौन से पैदा हो गए। अच्छा, 5 सदन की सदस्य संख्या 545, सुन लो वास्तविक बहुमत पूछूंगा। तो आज सदन में 300 बंदे आए, मतदान करा 200 ना, अरे भाड़ में जाए, आए कितने तो मतलब। चलो बताइए वास्तविक बहुमत क्या बैठेगा, 300। अंतर बता ना कितना बैठेगा। अगर 151 बंदे संपर्क में होंगे ना, इसका आधा करके जोड़ना, तो ही बिल पास होगा, नहीं तो बिल पास होता नहीं। अब सवाल है गुरुजी ये बताओ वास्तविक बहुमत पूरे संविधान में लगेगी कहां। सही में ये वास्तविक बहुमत कहां लगेगी पूरे संविधान के अंदर, ये बताना। इसका खेल है सारा का सारा, बच्चे इसका रट्टा मारते हैं। ये गणित समझना बहुत बड़ा जरूरी था, इसी चीज को समझना पेपर में जरूरी है। तुम्हें वास्तविक बहुमत अब लगेगी कहां, समझ नहीं बात है। कोई बिल पास करवाने के लिए वास्तविक बहुमत समझो, बताओ वास्तविक बहुमत कहां कहां लगेगी। मैंने लिखा भी रखा तुम्हें नोट्स के अंदर, आओ समझते हैं।
जो प्रयोग करें ध्यान से अच्छे तरीके से समझना, बड़े प्यार के साथ इसे हटा देते हैं यहाँ से। कहाँ कहाँ वास्तविक बहुमत का इस्तेमाल होगा, ठीक है। पहला पॉइंट, कहाँ कहाँ वास्तविक बहुमत का इस्तेमाल होगा, और वास्तविक बहुमत का प्रयोग देखो कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ इसका यूज होगा, ठीक। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर, अगर तुम उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन, जो राज्यसभा ना उसके जो सभापति वही उपराष्ट्रपति, तो उस टाइम कौन है, जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, फोटो दिखाया मैंने उन्होंने 2-4 दिन पहले लेक्चर दिया उन्होंने किसानों के ऊपर। मैं कहना चाहता हूँ कृषि मंत्री जी, मेरे किसान बहुत दुखी है। कल फिर किसान 1 बजे कल फिर जा रहे थे, शंभू बॉर्डर पर रोक रखा उन्होंने, 300 दिन से ज्यादा होने वाले, 300 दिन के आसपास होने वाले, बेचारे आंदोलन कर रहे, कह रहे यार हमारी 30 फसलों पर एमएसपी दे दो, दे दो। नहीं देते सरकार, कोई नहीं सुन रही सरकार, लंबे लंबे इन्होंने वादे करे। उन्होंने जब चुनाव जीतना था ना, इन दोनों मोदी जी ने कृषि बिल वापस लिए, माफी मांग कर, किसानों जी हम तो गलती होगी, वोट हमें दे दियो, सरकार से सपोर्ट कर दिया, जीत गई चुनाव। उसके बाद कोई अता पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं है पूरा का पूरा, कोई इन तो बात तक भी नहीं करने जाता। कृषि मंत्री बड़े बड़े बयान तो दे देंगे, संसद के बाहर निकल कर बात करने को तैयार। कल फिर उनके ऊपर अंशु गैस के गोले दाग गए, एक दिन पहले जब उन्होंने डाले थे, कल फिर उन्होंने, यार इतना अन्नदाता हो, देश की रीढ़ की हड्डी हो। मैंने क्या समझाया था तुम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, मैंने कहा था अगर इस देश का किसान दुखी होगा ना, तुम्हारा दूसरा सेक्टर भी जो डूब जाएगा, तीसरा सेक्टर भी जो डूब जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर दोनों तबाह हो जाएंगे। फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर का ना देश की बैकबोन होगा, अगर वो बैकबोन खराब होगी ना तो दोनों सेक्टर को डुबा ले जाएगा। हमारे देश की इकोनॉमी कभी रन नहीं करने की। $5 ट्रिलियन का सपना देखते रही हो, अमेरिका $25 ट्रिलियन पर जाएगा भैया, समझ आई बात है। अमेरिका की बराबर में पहुंचने में कम से कम 1000 साल लगेंगे, याद रखिए बात ये, जिस रफ्तार से हम गति कर रहे हैं, समझ में आई बात है। वो अमेरिका क्या है, वो अमेरिका। प्रयोग 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 प्रयोग, इसका वास्तविक बहुमत का इस्तेमाल कहां होगा, सुन लो। जो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, अच्छा बताओ उपराष्ट्रपति का अगर चुनाव करना हो तो कौन सी बहुमत इस्तेमाल हो, साधारण बहुमत। पिछली क्लास में ये समझाया था। अब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, बताओ। अच्छा बताओ, उपराष्ट्रपति को अगर हटाना हो तो सबसे पहले जो इनिशिएट करेगा कौन करेगा, राज्यसभा, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति है। सही बात, लोकसभा ने हटाने की ना इन हटाएगा कौन, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा। राज्यसभा इनिशिएट करेगी, पहल करेगी कि भाई इन बंदों को हटाया जाएगा। और कौन सी बहुमत इस्तेमाल होगी, साधारण बहुमत नहीं इस्तेमाल होने की। इसका मतलब है वास्तविक बहुमत का क्या मतलब है, चलो आज उपराष्ट्रपति का नंबर आ लिया हटाने का, बहुत फालतू बयान दे रहे हैं। मोदी जी ने कहा भाई इसे हटावे, तो मेरी पार्टी में रहेगा, मेरी पार्टी के खिलाफ बयान दे रहा, उन्हें हटाओ, तो क्या होगा, वहां देखेंगे कितने बंदे आएंगे, मोदी जी फोन करके सबको बुला लेंगे, भाई कितने तुम, 245 तो सदन की सदस्य संख्या है, और 245 मतलब ना 245 मतलब आज मोदी जी की जो पार्टी के वे 150 बंदे, कितने 150 और दूसरी पार्टी के 85, तो मिलाकर कितने आए टोटल 200, कितने आए 200, आज सदन में 200 बंदे आए। अब 200 बंदे आए, मोदी की पार्टी कितने 150, अब देखो यहाँ इसका 200 आए तो 200 का आधा करो, कितना बैठेगा 200 का आधा, और 100 में एक जोड़ दो, 101 बंदे। और मोदी की पार्टी कितने बंदे टोटल, इसका मतलब आराम से हट जाएगा। तो इधर फालतू बोलते नहीं जो राष्ट्रपति जी ने, फालतू बोलते नहीं, समझ गए। लेकिन राज्यसभा में और लोकसभा में इनका बहुमत रहा नहीं है भैया, सही बात है, इसलिए फालतू बोल नहीं सकते, समझ आई बात है। पिछली बार जब चुनाव हुआ था ना, जो 24 से पहले इनका राज्यसभा में बहुमत था और लोकसभा में बहुमत था, तो दिक्कत खड़ी कर देते, और कोई भी बिल पास कराना आराम से पास करके ले जाते, जो चाह वो करते मनमानी। इसलिए गठबंधन की सरकार का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये हो कि क्यों लोकतंत्र स्टेबल बना रहा है, अस्थायी बना रहा है। यही बात तुमसे वहां पूछेगा इंटरव्यू में बैठा होगा कि बताओ गठबंधन की सरकार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो आप इसके पक्ष में बोलोगे हाँ गठबंधन की सरकार इसीलिए होनी चाहिए, जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र की स्वस्थ लोकतंत्र के लिए गठबंधन की सरकार बहुत जरूरी है। ठीक, अब क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि देश की रफ्तार धीमी हो जा, कोई भी बिल पास नहीं होने देने के, फिर तो गठबंधन की सरकार है, तो फिर तो देश में कोई काम ही नहीं होने का, कोई काम ही नहीं होने का ना, तो उसका फायदा भी है नुकसान भी है। सही बात है, तानाशाही नहीं आती सरकार में, गठबंधन की सरकार का फायदा हो, ठीक है, क्योंकि सारे सदस्य उनके पक्ष के होंगे, तो लोकसभा में आराम से कोई बिल पास करवा लेंगे, राज्यसभा में कोई बिल पास करवा लेंगे, और इस तरह से देश के अंदर तो तानाशाही ला देंगे। कोई भी ब्रॉडकास्ट बिल लेकर रहते, यानी जो मैं यूट्यूब पर खड़ा होकर बोल रहा है ना, मुझे बैन कर देते, कहते इस उठाओ, कौन है बोल रहा, उठाओ अंदर करो, ऐसे ऐसे बिल आ रहे थे, फायदा नहीं है ना इसका। दूसरे नंबर पर जाओ, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल हो, वास्तविक बहुमत का। लेकिन एक बात बताऊं तुम, ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से, यहां तो उपराष्ट्रपति को हटा रहे हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल होगा, वास्तविक। कौन सी सभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में। राज्यसभा के अंदर।
लेकिन यही बिल जाएगा पता कहां, जब लोकसभा के अंदर, तो वहां साधारण बहुमत का इस्तेमाल होगा। यही बिल उपराष्ट्रपति को हटाना, तो उपराष्ट्रपति हटाने के एक सदन थोड़ा हटा देगा अकेला, दूसरे सदन में तो बिल पास होना चाहिए। तो राज्यसभा में तो लगेगी हमारे पास वास्तविक बहुमत, और लोकसभा में लगेगी साधारण बहुमत। पता लग चुका। ये इसी बिल को पास करने के लिए यूं समझ जाओ, लोकसभा के अंदर, कहां सी, लोकसभा में किसका इस्तेमाल होगा, साधारण बहुमत का, साधारण बहुमत का, यानी सिंपल मेजोरिटी का। यही तो कंफ्यूजन हो, यही तो पेपर में सवाल पूछा, सवाल तुमसे उठा के पूछा, बताओ स्टेटमेंट दे देगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऐसे उठा के दे देगा सवाल। ये पूछेगा उपराष्ट्रपति हो, जो राज्यसभा के सभापति हो, उन्हें हटाने के लिए लोकसभा में कौन सी बहुमत का इस्तेमाल हो, तो आंसर होगा साधारण बहुमत। कौन सा, हटाना हो, जब चुनाव करना हो तो कौन सी बहुमत का इस्तेमाल हो, चुनाव करने के लिए साधारण बहुमत का इस्तेमाल हो। पिछली क्लास में तो समझाया, कहां कहां कौन सी बहुमत इस्तेमाल है, ये बड़ा कंफ्यूजन है। ये सेक्शन क्लियर होगा तो बहुत सारा रास्ता तुम आगे का वैसे हट जाएगा तुम्हारा, समझ गए। और उपराष्ट्रपति का हटाना हो राज्यसभा के अंदर तो वास्तविक बहुमत, लोकसभा में हटाना हो, लोकसभा में चुनने के लिए भी, और मतलब किसी बंदे को सिलेक्ट करने के लिए, तो वहां साधारण बहुमत का इस्तेमाल हो, सिलेक्ट करने के लिए। और बताओ कहां कहां इसका बहुमत का इस्तेमाल होगा, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए। एक तो लोकसभा, तीसरे नंबर का लोकसभा होगी हमारे पास, लोकसभा होगी, और कौन सी होगी, राज्यसभा होगी। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, एक तो अध्यक्ष होंगे, और कौन से होंगे, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए, उनके पद से हटाने हेतु, हटाने के लिए तो किसका इस्तेमाल होगा, वास्तविक बहुमत का इस्तेमाल होगा। यस और नो। और बताओ कहां कहां इसका इस्तेमाल होगा वास्तविक बहुमत का, बताओ। राज्य होगी हमारे, राज्य की जो विधानसभा हो, राज्य की कौन सी हो, विधानसभा। विधानसभा नहीं होती राज्य की। अरे भाई हम तो उत्तराखंड के रहने वाले, उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीट है, 70 सीट है। 70 सीट के ऊपर विधानसभा के ऊपर एक विधानसभा का अध्यक्ष बैठा होगा। बताओ उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, यशपाल आर्य, ठीक। उसके तुम बताओ, अगर मुझे इस टाइम वर्तमान में कौन होगा, कोई ना कोई, ऐसे नहीं बताओ। विधानसभा का अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 5-6 राज्यों के अंदर वो भी है विधान परिषद, उन विधान परिषद का अध्यक्ष भी होगा, उपाध्यक्ष भी होगा। उन्होंने पद से हटाना भी, पहले तो उन्होंने चुनाव करा था साधारण बहुमत, जब चुनाव करा था उनका, वो करा था साधारण बहुमत, अब हटा रहे तो हटा के वास्तविक बहुमत से, समझ गए। अब मैं उल्टा सवाल पूछूंगा तुमसे, इन प्रावधानों के लिए जो यहां रख रखे हैं, अंबेडकर साहब ने जब संविधान लिखा होगा तो इन प्रावधानों के लिए उन्होंने वास्तविक बहुमत क्यों इस्तेमाल करी और वहां साधारण बहुमत क्यों इस्तेमाल करी, समझ गई बात। ये थोड़ा डेप्थ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना चाहिए। अम्बेडकर ने, देखो ध्यान, राज्य की विधानसभा होगी प्लस विधान परिषद होगी, विधान परिषद। अच्छा विधान परिषद सभी राज्यों में थोड़ा ही है, विधान परिषद के अध्यक्ष और कौन प्लस उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाने हेतु कौन सी बहुमत इस्तेमाल होगी, वास्तविक बहुमत, ऊपर लिखा हुआ, इसका तो सेक्शन पढ़ रहे, वास्तविक बहुमत में इस्तेमाल होती है। यस और नो। अंबेडकर ने ऐसा क्यों करा, देखो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमने साधारण बहुमत क्यों नहीं इस्तेमाल करी, साधारण बहुमत आसान है कि वास्तविक बहुमत आसान है, इसे थोड़ा कठिन बना दिया। साधारण बहुमत में ज्यादा बंदे हो कि वास्तविक बहुमत में ज्यादा बंदे हो, वास्तविक बहुमत में ज्यादा बंदे आएंगे। इसका मतलब किसी व्यक्ति को हटाना इतना आसान नहीं है। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर जाकर बैठ गया ना, तो इसे इतनी जल्दी नहीं हटा सकते, क्योंकि उसका एक पद सम्मान गरिमा उसकी तो नू थोड़ा ही है। आधे ज्यादा बंदों ने चलो हटाओ इसे, तो फटाफट देते इसे, कोई किसी को हटा देते। इसलिए अंबेडकर ने पता क्या करा, जान पूछकर ज्यादा बंदे डाल ले। उन्होंने एक नई बहुमत बना दी, वास्तविक बहुमत, कि ज्यादा बंदे अगर पक्ष में होंगे तो भी हटेगा, वैसे नहीं हट सकता। ये तो कल को फटाफट हटाते रहेंगे, इस तरह तो देश के अंदर अव्यवस्था आ जाएगी। सही में बात है, व्यवस्था ही बैठने की, अरेंजमेंट ही नहीं बैठने का। आज ये हटाया जा रहा, कल को हटाया जा रहा, तो हटाने के लिए ज्यादा बंदे पक्ष में रख दिए उन्होंने। तो बड़े तेज थे अम्बेडकर, सही बात है। अच्छा ये प्रावधान उन्होंने दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन तक डाला हुआ था। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने वास्तविक बहुमत का इस्तेमाल कौन से देश के, छोड़ दो रहने, तेरे को पूछने जाने का, पूछ लो जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल नेट में पूछे, नेट में जो पॉलिटिकल साइंस से नेट देवर नो पूछा, अंबेडकर ने ये प्रावधान ठाकर डाल रहा होगा, कोई सी देश के संविधान तो लेकर आए होंगे, ठीक है, कहीं तो लेकर आए होंगे, पढ़ा होगा वो, इतना तुम पढ़ने के लिए रहेंगे, ये याद कर लो, बहुत बड़ी बात है। इसे फिल्टर चौक हो जा। अच्छा राज्यसभा हो गए,
राज्यसभा के सभापति उपसभापति को हटाने के लिए किसका इस्तेमाल हो? वास्तविक बहुमत का। राज्यसभा के सभापति, वो तो कहता है ऊपर, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को हटाने हेतु वास्तविक बहुमत का इस्तेमाल होता है। याद रही बात है, राज्यसभा का सभापति हो, उपसभापति हो, उन्हें हटाने के लिए भी वास्तविक बहुमत का इस्तेमाल होगा। जहां जहां जिस चीज का इस्तेमाल होगा, बस ये सेक्शन जरूर याद रखना, जब वास्तविक बहुमत इस्तेमाल होगी, ठीक, मान लो उपराष्ट्रपति को हटाया जा रहा है, उपराष्ट्रपति एक सदन तो हटाने के लिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति तो पूरे भारत के ना, उपराष्ट्रपति का खुद का उनका एक पद है, उन्हें हटाने के लिए जब बिल पेश करा जाएगा, वो बिल लाएगा पहले राज्यसभा में लगेगा हमारे पास वास्तविक बहुमत, वो बिल जाएगा फिर लोकसभा में, वहां जाएगी साधारण बहुमत, और साधारण बहुमत तुम पहले जानते हो, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का आधे से अधिक, वो साधारण बहुमत। और इसका क्या मतलब हो? उपस्थित, जितने बंदे उपस्थित है उनका आधे से अधिक, वह कौन सी बहुमत हो? वास्तविक बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी जिसे हम ऑर्डिनरी मेजोरिटी कहते हैं और इफेक्टिव मेजोरिटी कहते हैं। दोनों क्लियर होगी क्या? उसके बाद हम किस पर जाएंगे? पूर्ण बहुमत पर। अब पूर्ण बहुमत समझेंगे। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ठीक है, इसे यहां हटा देते हैं। अब हम चलते हैं पूर्ण बहुमत की ओर। जब तुम्हें अकेले में मेरी याद आएगी। नेक्स्ट, तीसरे नंबर का जाओ। तीसरे नंबर का पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत। अब पूर्ण बहुमत देखो क्या हो। पूर्ण बहुमत किस चीज को हम पूर्ण बहुमत क्या हो? बताओ क्या हो पूर्ण बहुमत? मानो कोई सदन, कोई भी सदन कितने हो हमारे पास? दो। किसी सदन के अंदर पूर्ण बहुमत कैसे इस्तेमाल होगी? एब्सोल्यूट मेजोरिटी बोल रहे सर, एब्सोल्यूट मेजोरिटी। याद रही ये बात है? तो जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो, मानो किसी सदन की सदस्य संख्या, सदन की सदस्य संख्या कितनी? 545। अब 545 है ना, पूर्ण बहुमत देखो कैसे निकाल लेंगे। 545 है, 545 का आधा करो और एक जोड़ दो, कितना बैठेगा? बताओ। 272 प्लस के एक। इसी चीज पर तो विवाद है। मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत नहीं आता ना, उनकी 240 के आसपास ही सीट आई थी। फिर उन्होंने दूसरी पार्टी को, एक दो पार्टी थी, उन्होंने अपने पक्ष में बुलाया। एक तो नीतीश बाबू की पार्टी बिहार की, और एक उसकी पार्टी क्या नाम है उसका, जो आंध्र प्रदेश वाले की पार्टी, उनकी पार्टी, दो पार्टी थी, दोनों पार्टी को अपने पक्ष में करा। पक्ष में करने के बाद उनकी 290 के आसपास, 94 के आसपास सीट बैठेगी। और वे दोनों पार्टी टूट कर आज भी कांग्रेस पार्टी बन जाए, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार। ये पूर्ण बहुमत हो। पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल कभी भी अकेले नहीं होता, स्वतंत्र रूप में कभी नहीं होता। अगर मैं पूछने लगूं ऐसे कौन कौन से बिल जो पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल हो, कोई भी नहीं है। कहीं भी पूर्ण बहुमत नहीं लगने की। पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल हमेशा अनुच्छेद 364 की प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल हो। याद आई बात है? याद रहेगी? कितना अच्छा है, तो सारा रास्ता बता दिया है। कितना अच्छा, सारा रास्ता इतना आसान होता। इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। यह अनुच्छेद 368 के साथ प्रयोग होता है। विशेष बहुमत के साथ इस्तेमाल होगा इसका। यही समझना मुझे, कैसे इसका विशेष बहुमत के तहत इसका इस्तेमाल होगा। एक हो स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 24649, एक है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 36 है। सबसे ज्यादा मजा तो इसमें, पूरे संविधान को अगर छेड़ना हो ना, पूरे संविधान को अगर डिस्टर्ब करना हो, ये स्पेशल मेजोरिटी है। मैंने स्पेशल कैटेगरी में क्यों डाला है? वैसे अनुच्छेद 368 को कुछ लोग स्पेशल मानना, लेकिन मेरे हिसाब से अनुच्छेद 249 को भी स्पेशल मेजोरिटी मानना चाहिए। मैं उसे स्पेशल मेजोरिटी मानता हूं। अनुच्छेद 61 है ना, इसे भी स्पेशल मेजोरिटी माना जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और आप कौन हो? क्यों? हम पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, अनपढ़ थोड़ा ही है। याद रही? तो मैंने तीनों को स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया, तीनों मुझे विशेष लगे हैं।
सही बात है। एक तो व्यक्ति हो, एक हो विशेष व्यक्ति। विशेष व्यक्ति तो बताओ पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल कहां होगा? पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल कहां होगा? होता ही नहीं। अनुच्छेद 368 के साथ इस्तेमाल होगा कैसा वो आप समझाओगे। अच्छा, पूर्ण बहुमत का मतलब क्या हो? जितनी सदन की सदस्य संख्या ना उसका आधा कर लो, आधा करके एक जोड़ लो। अब बताओ लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी? 545 का आधा बताओ। 272, एक जोड़ दो 273। तो लोकसभा का जो पूर्ण बहुमत बैठेगा कितना बैठेगा? 273। जिसकी पार्टी के 273 सदस्य होंगे ना उसकी सरकार होगी देश में। मोदी जी की पार्टी में इस टाइम 294 के आसपास सदस्य है, 294 के आसपास, 300 के आसपास सदस्य है। जो बीजेपी पार्टी उसकी कुल 240 सीट आई। पिछली बार 303 सीट थी इनकी 2019 वाले चुनाव में, और पिछली बार ही पूरे रडार थे। इस बार मोदी जी जब शपथ लेने गए ना, संविधान की जय हो, क्योंकि राहुल गांधी हाथ में उठा के घूम रहा था इस बार। समझ बात है, छोड़ दी इन्होंने भी संविधान की किताब। अब भी जहां भी जाओ ना वो भी पक्का केस है, कांग्रेस वाले भी बहुत बड़ा केस है। उसके पीने बताया जहां भी जा रहा है ना, भाइयों बहनों इसकी सुरक्षा करना चाहता हूँ। ये पढ़ानो है अंदर तो खोल कर वो लग भाइयों बहनों इसकी सुरक्षा, भाइयों बहन खत्म कर देंगे इसको, खत्म कर देंगे। यह बात समझ में बैठ चुकी, यूपी की जनता की अच्छी तरह समझ में बैठ चुकी, सच में खत्म कर देंगे। दिक्कत 40 सीट के आसपास दी इंडिया गठबंधन को, 40 सीट के आसपास। और यूपी में 80 सीट है लोकसभा की, उत्तराखंड में 5 सीट है लोकसभा की, 40-42 के आसपास सीट है महाराष्ट्र के अंदर। समझ बात है, इसकी सबकी वाट लगा दी। यूपी में हार गए। जो यूपी में हार गया ना, यूपी बिहार में हार गया ना, और जगह हार गया। यूपी बिहार में कुछ नहीं होता, यूपी बिहार में काम नहीं होता, राजनीति हो, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स किसके दिमाग में सूझेगी? जिसका पेट भर जाएगा। समझ बात है। अच्छा, भूखे आदमी को राजनीति सूझेगी। अवध हो जा भाग गया पार्टी में, आम आदमी पार्टी में अवध हो जा, पेट भरा हुआ ना, इतना भरा हुआ, देखो पेट भारी है, अवध हो जाएगा। ऐसा समझ। व्यक्ति की जुबान हमेशा एक होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की जुबान एक नहीं है ना, वो व्यक्ति नहीं है मेरे हिसाब से तो। सही बात है। इस मामले में मुझे एक ही नेता बढ़िया लगा देश के अंदर, राहुल गांधी। मैंने सबकी जुबान फिसलती देखी, पॉलिटिक्स को बहुत सूक्ष्म तरीके से अध्ययन कर रखा है ना। अरविंद केजरीवाल की जुबान आज तो 10 साल पहले कुछ और थी, आज कुछ और। ठीक, किसी का बयान उठा लो तुम, 10 साल पहले जो नेता जो बोल रहा था, एक सिंपल व्यक्ति जिसका नाम राहुल गांधी लगा, चाहे वो परिवारवाद है, चाहे वो कुछ भी है। मोदी जी ने कहा आज तो ही हम किसानों के बिल माफ कर देंगे, माफ करने के बाद इन्हें फसलों पर एमएसपी दे देंगे। बेचारे आज तक तड़प रहे। पंजाब हरियाणा का किसान केवल भारत को खाना नहीं खिला रहा, पंजाब हरित क्रांति के बाद पंजाब और हरियाणा का किसान पूरी दुनिया को खाना खिला रहा है। यस, और वही दुखी, इनका मार रहे हैं आंसू गैस के गोले फेंक फेंक। उनके बेचारों के हाथ जख्मी, पैर जख्मी, अंग के खराब। सही नहीं है ना यार। किसानों के साथ जब मैं किसानों वाला वीडियो देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है यार। चले तो समझते हैं फिर और क्या थी, कहां कहां अनुच्छेद 368 के पहले विशेष बहुमत समझते हैं, कहां कहां विशेष बहुमत इस्तेमाल होगी, कौन कौन सी जगह विशेष बहुमत इस्तेमाल होगी। तो बताओ पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल, सुनो, पूर्ण बहुमत का इस्तेमाल तो अकेले रूप में कहीं नहीं होने का। हेलो, तुम बताओ मेजोरिटी कितने टाइप की हो? सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी आर 3 टाइप। नंबर फर्स्ट, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249। सेकंड, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61। स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। कैन यू एक्सप्लेन इन हिंदी? भाई हिंदी बता सको कैसे? अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत, अनुच्छेद 61 के तहत वर्णित विशेष बहुमत, अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित विशेष बहुमत। यस और नो? चलो समझते हैं, ये भी समझ लो। चले देखो, ये तीनों बहुमत हमने पढ़ ली, 3 मेजोरिटी थी, तीनों पढ़ लिया हमने। अब पढ़ेंगे स्पेशल मेजोरिटी। व्हाट आर द स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी आर 3 टाइप्स। नंबर फर्स्ट, स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249 एंड स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल
6-1 स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368। अब हम एक्सप्लेन करने वाले स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 में क्या लिखा हुआ। जब भारत का संविधान पढ़ेंगे अनुच्छेद 249 में क्या बातें लिखी हुई वो यहाँ डिस्कस करूंगा। जो लिखी हुई उसे पहले समझ लो, फिर उसके बाद देखेंगे इसमें सवाल कैसा बन जाएगा। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। अनुच्छेद 200 जब अनुच्छेद अंबेडकर साहब 249 लिख रहे थे, मैं क्या कहना चाह रहे थे, ये कहना चाह रहे थे, मैं समझा रहा। ये कह रहे थे सदन देख के तुमने सदन क्या हो। मैंने कहा मुझे पता सदन क्या हो। कह रहा उस सदन के अंदर अगर तुम सदन की कितने सदन हो, मैंने कहा 2 सदन हो, पता नहीं तुझे, ठीक। उसके बाद सदन की सदस्य संख्या मैंने मान ली 150, सदन की सदस्य संख्या मान ली 150, एक सदन में 150 बंदे बैठे। वैसे 150 है नहीं, हमारे यहाँ एक में तो 545 है, एक में 245 है, 545 और 245। मान लो किसी सदन में मैंने मान लिया 150 बंदे, कितने, चलो 245 रख दो, फिर तुम यहाँ 245, चलो किसी सदन में, राज्यसभा की बात कर रहे 245। देख लो अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत कैसा इस्तेमाल हो। स्पेशल मेजोरिटी, यह भी स्पेशल मेजोरिटी, वह भी स्पेशल मेजोरिटी, ठीक। यह बहुत खतरनाक है, ठीक। अनुच्छेद 245 के तहत सदन के अंदर सदन की सदस्य संख्या कितनी, 245। सदन में टोटल मेंबर कितने, 245। अब जो 245 है ना, आज ना केवल इसमें से 40 बंदे आए नहीं। कितने नहीं आए, 40 बंदे नहीं आए इसमें, 40 क्या है इसमें से 5 बंदे नहीं आए, 5 अपसेंट। बताओ 5 अपसेंट तो बताओ कितने बैठेंगे, 240 बंदे आए आज। वाह, पूरा सदन भर गया होगा ये तो, 240 बंदे आए, ठीक। अब 240 जो बंदे आए ना इसमें से ये उपस्थित है, ठीक। अब मतदान भी करेंगे, ये उपस्थित भी है, मतदान भी करेंगे, ठीक। अब उपस्थित भी, ये उपस्थित है, अब मतदान भी करने वाले हैं, मतदान में पार्टिसिपेट उपस्थित भी हैं और मतदान भी करेंगे। कितने बंदे, 240। अब 240 का 2/3 निकाल लेंगे, कितना निकाल लेंगे, 2/3। 240 इसका निकाल लेंगे 2/3 और 2/3 निकाल लेंगे। 2/3 का मतलब जानो क्या हो, 2 काटो से 3 तक काटे, 3 8 24, 0 8 दूनी 16, 160 बंदे अगर पक्ष में होंगे उस सदन में 249 वाली बहुमत लग जाएगी। देखो कितने बंदे टोटल सदस्य कितने, 245 में किसी बिल को पास करने के लिए 160 बंदे पक्ष में चाहिए। अगर सरकार कोई काम करना चाह रही, किसी बिल को पास करवाना चाह रही सर, क्योंकि सरकारी तो काम करेगी, तो सरकार अगर किसी बिल को पास करना चाह रही तो 160 बंदे उनके पक्ष में होना चाहिए। चलो ये तो बात मैंने राज्यसभा की निकाल ली। अब 545 वाले निकालते हैं लोकसभा की। लोकसभा में 545 सदस्य कुल, 545 में पता कितने आए आज 5 गायब हो गए इसमें से। अब बताओ कितने आए, 540। अब इसका 2/3 निकाल लेंगे। अब 2/3 निकाल लेंगे तो बेटा कितना बैठेगा, 2/3 का 2/3 बैठेगा, 2/3 निकाल कितना बैठेगा, 3 3 निकम 3 3 अट्ठे 3 निकम 3 3 अट्ठे 24 होगा, तो 18 36 360। अगर 360 बंदे पक्ष में होंगे ना तो लोकसभा में जब जाकर बिल पास होगा, समझ गए। 18 तो 360 बंदे तो 2/3 बहुमत कितना खतरनाक हो। जैसे विशेष बहुमत की तरफ बढ़ गए ना तुम, ऐसे ही सरकार को ना कोई बिल पास करवाना भारी पड़ जाएगा। जैसे जैसे तुम विशेष बहुमत की तरफ बढ़ोगे ना संविधान में, तो सरकार को कोई बिल पास करवाना बहुत भारी पड़ जाएगा। बिल पास ही नहीं होने का किसी भी सदन में, तो विशेष बहुमत बहुत खतरनाक हो। अब बताओ अनुच्छेद 249 के तहत संविधान के अंदर ऐसी प्रोविजन डालते होंगे, अम्बेडकर ने साफ कहा होगा इस काम को करने के लिए तुम अनुच्छेद 249 के बहुमत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब वो हमारे पास कठोर प्रोविजन है। संविधान के अंदर 2 प्रकार के प्रावधान है, एक तो नम्य प्रावधान है, एक अनम्य प्रावधान है। एक तो फ्लेक्सिबल है, एक नॉन फ्लेक्सिबल है। एक तो कठोर प्रावधान है, एक हमारे पास लचीले प्रावधान है। तो कठोर प्रावधान संविधान के अंदर विशेष बहुमत में डाला, क्योंकि अम्बेडकर बड़ा तेज होगा। क्यों, उन्हें पता था इसे पास करने के लिए ना बिल को, ये तो फटाफट कुछ भी पास करवा देंगे, इसलिए वो बहुत तेज थे। उन्होंने कौन से बिल पास होंगे उन्होंने विशेष बहुमत में डाला होगा, ये हमें तय करना अनुच्छेद 249 के तहत कौन कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल हो, यही चीज समझनी है हमें। वहां विशेष बहुमत इस्तेमाल हो, ये भी विशेष बहुमत है, ये भी विशेष बहुमत है, ये भी विशेष बहुमत है। क्या तुम जानना चाहते हो अनुच्छेद 249 की प्रक्रिया कहां यूज हो, यही समझना मुझे आज, समझ गए। आ जाओ बताओ पहले नंबर पर, पहला पॉइंट अनुच्छेद 249 की प्रक्रिया के तहत कहां यूज होगी अनुच्छेद 249 की प्रक्रिया, ये मैं हटा देता हूं। पहले नंबर का कि अनुच्छेद 249 की प्रक्रिया कहां प्रयोग होगा, ये इसका यूज कहां होगा, कहां यूज होगा, ये वाली बहुमत कहां प्रयोग होगी। पहले नंबर बताओ, अगर पहले नंबर का पॉइंट केंद्र को राज्य सूची में उपस्थित विषय वस्तु पर कानून माना हो। केंद्र सरकार, ध्यान से सुनना, ये केंद्र सरकार हमारे पास, केंद्र सरकार होगी, केंद्र सरकार, इस केंद्र सरकार को हमारे पास
ये सेंटर की गवर्नमेंट होगी हमारे पास, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद यहाँ हमारे पास ये स्टेट की गवर्नमेंट, राज्य सरकार, राज्य सरकार या प्रांतीय सरकार। राज्य सरकार को हो तो केंद्र सरकार होगी, राज्य सरकार होगी। केंद्र सरकार को, और यहाँ ना मैंने बात, हमारे पास तीन सूचियां हमारे पास। एक तो हमारे पास कानून की तीन सूची हो, एक तो संघ सूची हो, संघ सूची, एक राज्य सूची हो, राज्य सूची हो, एक क्या हो, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। एक बात बताओ करें ध्यान से, संघ सूची में जितने भी विषय हो, जितने भी विषय, उन पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। और जितने राज्य सूची में विषय हो ना, राज्य सूची में जितने विषय हो, जितने भी विषय, उन पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। और इसमें दोनों, ये बात तुम्हें पता ही होगी, मैंने पहले समझा रखी है संघ सूची में। लेकिन पता क्या होगा, कभी कभी ऐसा हो जा, कंट्राडिक्शन हो जा। कंट्राडिक्शन का मतलब केंद्र का कानून, राज्य सूची की किसी विषय वस्तु पर कानून बनाना हो। राज्य, संविधान ने तो राज्य को पावर दे रखी, राज्य ने, संविधान ने राज्य को साफ साफ कह दिया, इस पर राज्य की सरकारी कानून बनाएगी। ये लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन है, प्रधानों का चुनाव कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, नगर निगम का चुनाव कैसे होगा, केंद्र सरकार कानून नहीं बनाने की ना। पुलिस कैसे संभालनी राज्य की, इस पर कानून केंद्र सरकार की बनाने की, राज्य सरकार कानून बनाएगी, साफ कह दिया। लेकिन बहुत समस्या खड़ी होगी, और फिर भी केंद्र सरकार को लग रहा है नहीं, अब कानून मुझे बनाना चाहिए, क्योंकि इस राज्य का कानून अलग, उस राज्य का कानून अलग। समझा ये बात? या इस राज्य की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही, इस राज्य की पुलिस अलग तरीके से काम कर रही, यहाँ इस राज्य में प्रधान के चुनाव अलग हो रहे, इस राज्य में प्रधान के चुनाव अलग हो रहे। सरकार का दिमाग घूम गया, ये तो चुनाव ही नहीं करवा रहे, ये तो खाप पंचायत बैठा रखी इन्होंने, 10-20 लोग मिलकर प्रधान बना दे, ऐसे तो गलत हो जाएगा। राज्य, अलग अलग राज्य में इस तरह की व्यवस्था, केंद्र सरकार को लग गया कि इस तरह के प्रधान की व्यवस्था होनी चाहिए, केंद्र सरकार को लग गया मुझे कानून बनाना चाहिए। अब जब सरकार को लग गया ना मुझे कानून बनाना चाहिए, फिर सरकार तो संविधान का उल्लंघन कर रही, उल्लंघन नहीं कर रही। हाँ, सहमति मिल सकती है, एक शर्त पर सहमति मिल सकती है, अगर तुम केंद्र राज्य सूची के किसी भी विषय पर खुद कानून बनाना चाहते हो, तुम केंद्र सरकार हो, कानून बनाना चाहते हो, तो अनुच्छेद 249 के तहत, प्रक्रिया के तहत कानून बनाओ। अब जब अनुच्छेद 249 की प्रक्रिया लगेगी, कितने सारे बंदों को पक्ष में रखना पड़ेगा, जब जाकर उस पर कानून बनेगा। समझ रहे हो आप क्या? नहीं दोबारा बताने जा रहा हूं मैं, यह सारी बात तो सुनूंगा मैं तुमसे, ठीक है? याद रखना बात, अनुच्छेद 249 की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना। केंद्र संघ सूची होगी, संघ सूची मतलब केंद्र सूची होगी, इसमें बहुत सारे विषय डाल रखे, उनको साफ साफ कह रखा है इन पर केंद्र सरकारी कानून बना सके। इसमें बहुत सारे विषय डाल रखे, इन पर राज्य सरकार कानून बना सके, क्योंकि जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची ना, उसमें तीन लिस्ट, एक तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। जो संवर्ती सूची हो उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सके, राज्य सरकार भी कानून बना सके, लेकिन बाद में जाकर केंद्र सरकार के ही कानून सर्वोपरि होंगे। इससे हमें पता लगा हमारे देश में सेंटर की सरकार ज्यादा मजबूत है, केंद्र की सरकार। लेकिन बाद में जाकर कल को ऐसा लगा सरकार को, नहीं यार, मुझे ना इस विषय पर, केंद्र राज्य सूची का विषय हो और राज्य सूची के इस विषय पर मुझे कानून बनाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग राज्य में कंट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, इसका कानून अलग कह रहा है, इसका कानून अलग कह रहा है। या हरियाणा में पंचायतों के चुनाव ही नहीं हो रहे, पंचायतों के चुनाव नहीं हो रहे, 10-20 लोग मिलकर चुनाव नहीं करवाते ना, वो अपने आप ही प्रधान बना दे, फिर उनका पोता प्रधान बनना, उनका पोता प्रधान बनना, ये तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। केंद्र सरकार को लगा इससे मुझे कानून बनाना चाहिए, ठीक है? अगर लगा ना केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए, तो इन्हों थोड़ा ही केंद्र सरकार खुद भी कानून बना देगी। लोकसभा में साधारण बहुमत बिल पास करवा रहे, राज्यसभा में साधारण बहुमत इस्तेमाल कर रहे, नहीं, अनुच्छेद 249 की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और 2/3 बहुमत चाहिए। और 2/3 का मतलब थोड़ी पहले समझाया, इसका मतलब बहुत सारे बंदे अपने पक्ष में चाहिए। देखा संविधान ने कितने गजब का प्रावधान कर रखा है, क्यों कर रखा है पता है? इससे क्या पता लगा? ये विश्लेषण करना, आगे नहीं भागना रटकस। मैं पूछना चाह रहा है, अम्बेडकर ने जब अनुच्छेद 249 का प्रावधान करायो लिखा उठाकर, ये किस बात का प्रतीक? इस बात का प्रतीक कि हमारे देश में देखो संघवाद को बढ़ावा देने के लिए ये जो अनुच्छेद लिखा ना 249, ये संघवाद को मजबूत कर रहा है। फेडरलिज्म जो धारणा हो, संघवाद क्या हो, केंद्र राज्य को साथ में लेकर चलेगा, फेडरलिज्म को मजबूत कर रहा है। तो कुछ भी किसी भी कानून उठाकर बना देंगे। जो अनुच्छेद 249 बल दे रहा, ताकत दे रहा, शक्ति दे रहा, फेडरलिज्म को ताकत दे रहा है। ये कह रहा नहीं, एकदम कानून नहीं बना सकते, बनाना चाहते हो करो, फेस का इस्तेमाल करोगे तो बहुत सारे बंदे पक्ष में चाहिए। देखा नहीं, 245 160 बंदे पक्ष में चाहिए, 545 सदन की सदस्य संख्या 545, 545 है, 545 की 545 आए आज उनका 2/3 निकाल लो। अब 2/3 निकाल लेंगे, 3 तो 8 3 कम 3 3 8 24, कितना बैठेगा उन्होंने बताओ इधर जाकर, 3 कम कितना बैठेगा 3, 182 के आसपास, 182 गुना कर दो, 181 के आसपास, 181 गुना कर दो, 181 दिन में कितना बैठेगा 200, 2 कम 2, 2 8 16 का 6 का 2 कम 2 और 1 3, 362 बंदे। मोदी जी पार्टी में है थे 362 बंदे। अगर लोकसभा में कोई बिल पास करवाना हो, 300 बंदे हैं थे इनकी पार्टी में, नहीं आते। इसका मतलब अनुच्छेद 2 संविधान में बदलाव करना हो, नूतन राज्य के सारे अधिकार छीन लेते हैं। जब इनकी सरकार थी तो इनकी 330 के आसपास सीट है थी, इनकी 330 के आसपास। और लोकसभा की तो कुल सदस्य संख्या कितनी, 545। सारे भी बुलाए लगे ना अपने, और वहां लोकसभा में सारे भी आ गए, तब भी इनमें बिल नहीं पास हुआ था।
ठीक है, जिस दिन कोई बिल पास करवाना हो, ये तो राज्य के अधिकार छीन लेते, दिल्ली सरकार के अधिकार इन्होंने तो छीनने, इनकी सीट थी उस टाइम पर दबाकर लोकसभा के अंदर, पता क्या कर रहे थे, किसी बिल को पास करवाने खातर दिल्ली सरकार की सर हाथ काट दिया, ऐसे ऐसे बिल पास करे, वहां से सारी शक्ति मुख्यमंत्री के अपने पास ले ली, गवर्नर के पास चले गए, वहां दिल्ली में वो गवर्नर ज्यादा पावरफुल होगा, सारी शक्तियां, जो वहां का लॉ एंड ऑर्डर है ना वो भी गृह मंत्री के पास चला गया, ऐसे ऐसे बिल पास करे उन्होंने वहां, इसलिए दिल्ली की सरकार दुखी। और दिल्ली जैसा कोई काम ही नहीं है, दिल्ली जैसा कोई काम नहीं है, पूरे 25% तो उस पर खर्च कर रहे हैं शिक्षा पे, एजुकेशन पर, अपने बजट का। अब जो सरकार 25% एजुकेशन में खर्च कर रही है ना, अपनी अपनी बजट का, मान लो मेरे पास 100 रुपए है, भारत सरकार करी 2 रुपए खर्च, भारत सरकार कुल मिलाकर करी 2 रुपए खर्च, दिल्ली की सरकार अकेली करी 25 रुपए खर्च शिक्षा पर। बिहार का व्यक्ति अपना बिहार छोड़कर दिल्ली में आकर बस रहा है, अपनी झुग्गी झुपड़ी लेकर आ रहा है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, और उसका बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, IIT का एग्जाम निकाल रहा, नीट भी वहीं से निकाला, किसी कोचिंग की जरूरत नहीं है। अब सोच लो तुम, तो एजुकेशन पर काम होना चाहिए भाई, कोई भी सरकार जितना अच्छा काम करा उसकी तारीफ होगी, कोई भी हो जाए, और होनी चाहिए बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि तुम बीजेपी को पसंद करते हो, कांग्रेस को पसंद करते हो, जिसका जो अच्छा काम करा है तो उसको बताओ, कोई भी हो, दिलचस्प को बताओ, जिसने बुराई करा बुरा काम बताओ, समझ के क्या करा मैं, ऐसे समझना पड़ेगा, यही तो पॉलिटिक्स है, यही राजनीति है। तो राज्य सूची में किसी भी वस्तु पर कानून बनाना हो तो किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अनुच्छेद 249 की प्रक्रिया का। अनुच्छेद 249 की प्रक्रिया का क्या मतलब है, 2/3 सदस्य पक्ष में चाहिए, जितने सदन में आए ना उस दिन उसके 2/3 पक्ष में होंगे ना, तब जाकर 249 की प्रक्रिया इस्तेमाल होगी, पता लग चुका है। इसका मतलब है अनुच्छेद 249 की सबल दे रहा है संघवाद को, संघवाद को मजबूती दे रहा नहीं। संघवाद क्या हो, संघवाद फेडरलिज्म यही तो हो कि सेंटर स्टेट को दोनों को मिलकर काम करना होगा। अगर सेंटर ज्यादा मजबूत हो जाएगा, ये संघवाद थोड़ा ही है, सेंटर स्टेट दोनों बराबर शक्ति होनी चाहिए, लगभग दोनों को साथ लेकर काम चलना होगा। अब तो एक नई अवधारणा आई थी, अब डेवलप हुई थी, जो मीडिया ने डेवलप करी थी, उसका नाम सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से बोलते हैं। नई अवधारणा है, नई आइडियोलॉजी है, इसका मतलब केंद्र और सेंटर दोनों को साथ में लेकर काम करना होगा, अलग अलग नहीं, अपनी अपनी पावर न दिखाओ। और अनुच्छेद 249 पता क्या कह रहा है, कह रहा केंद्र के पास भी बड़ी ताकत है ही, लेकिन राज्य के पास भी पूरी ताकत है। अगर तुम्हें लोकसभा में राज्यसभा में बिल पास करवाना ना, तो 2/3 सदस्य अपने पक्ष में करो। देखा कितनी बुद्धि रही होगी संविधान बनाने वालों में, समझ गए कहां तक सोचा था उन्होंने। ठीक, जैसे जैसे तुम संविधान को पढ़ते जाओगे ना, तो तुम अपने संविधान निर्माता के मनो मस्तिष्क से फक्र होता जाएगा, क्या लोग रहे होंगे वे, इसलिए तो आधुनिक भारत का निर्माता कहा जा। सही बात है। वर्तमान समय का जो डेमोक्रेसी आज तक 4 साल बाद जितनी मेच्योरिटी की अवस्था में आ गई ना, अगर हमारे संविधान को तमीज से लागू कर दिया जा, उसके अंदर जो बात लिखी और सारे नेता ईमानदार हो जा, हम अमेरिका से 100 साल में तुरंत आगे, एक जनरेशन के बाद ही तुरंत आगे निकल जाएंगे, तुरंत 4-5 साल में, 5 साल में बहुत आगे पहुंच जाएंगे, अगर एक एक नेता कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करे। इतनी अच्छी चीज है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मेरे पास है, सबसे बड़ा लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतंत्र हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा प्रोविजन डाल रखे हमने, हर एक चीज पशु पक्षी तक का भी ध्यान रखा हमने, किसी देश का संविधान ऐसा नहीं है। अब सोच लो तुम, एकमात्र हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने सबका ध्यान रखा है, किसी को नहीं छोड़ता, अंडे बच्चे सबका, कुछ भी छोड़, जीव जंतु कीड़े तक नहीं छोड़नी हमने, सबका प्रोविजन ध्यान रखा है, एकमात्र ऐसा संविधान। जिस दिन मेच्योरिटी की अवस्था माना आगा ना, धीरे धीरे मेच्योरिटी आगे माना, लोकतंत्र मजबूत होगा, सारे लोग सशक्त होंगे, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी लोकसभा के अंदर 50%। लोकसभा के अंदर तुम देखो ना 545 बंदे बैठे हुए, जिस दिन 50% महिला बैठती दिखाई देगी ना, उस दिन देश की तरक्की होगी। सही बात है, ये बढ़ चढ़ कर मैं तुम्हें चुनाव लड़ने को कह दूं, चुनाव लड़ो, कोई कितनी महिला चुनाव लड़ रही, कितनी महिला जो राजनीति में पार्टिसिपेट करती है, कितनी महिला जो 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 बताना मुझे, कितनी महिला जो वकील का काम करती है ही नहीं। जज बता, आज तक एक भी महिला सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनी, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज तक नहीं बनी, एक भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी, कैग के पद पर बैठती एक भी महिला उपराष्ट्रपति बनी, शायद कैग के पद पर नहीं बैठती, कैग के पद पर, समझ गए, इतनी बुरी हालत है बताओ। इतना बड़ा देश हमारा, क्या हमारे यहाँ महिला इतनी सक्षम नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है उनके अंदर, कैपेबिलिटी है उन्हें दबा कर रखा जा, पहले तो दिमाग में सेट कर दो, नहीं तुम कार नहीं चला सकती, नहीं नहीं तुम्हारे बस की बात नहीं है, नहीं नहीं बेटा तुम झाड़ू मारो, ये तुम्हारा भाई है ना सांड था, ये सुबह प्रोडक्ट पढ़ कर सो गए हो, इसीलिए बनाया गया हो। सही बात है, इस स्टार्टिंग से तय कर दिया जा, नहीं नहीं बेटा लड़की कैसे रो रहा है, लड़कियों की तरह रो रहा है, मतलब लड़कियां ही रोगी क्या, ये मैकेनिज्म ऐसा बनाया गया, यही समाज का गधापन है सोसाइटी। कैसे कहते नहीं, कैसे रो रहा है लड़कियों की तरह, कैसे कैसे रह रहा है तू लड़कियों की तरह, इंसान तो बेचारा रोता भी नहीं, अंदर ही रख रहा अपने आंसू। सही बात है, इसे मैंने कविता लिखी थी, पता नहीं लिखी थी, जब सिसकते हुए मर्द की बात हलक के बाहर दम तोड़ देगी, तो मानूंगा देश बदल चुका है। सुनो,
अभी अभी पूरी नहीं हुई, चलो फिर सुना देता हूँ। शायरी सुनते हो, पसंद है? हाँ, देश बदल चुका है। चलो आ जाओ। मैं तभी मानूंगा देश बदल चुका है, टाइटल ही इसका यही है, मेरा देश बदल चुका है। जब फुलिया बिना डर के गली बदलना छोड़ देगी। फुलिया हरू उस लड़के का नाम है जो बिना डर के, बहुत सारे देशों बहुत समस्या, यूपी में जाओगे ना, बहुत सारी लड़कियां स्कूल कॉलेज कोचिंग ट्यूशन पढ़ने नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? रास्ते में लड़के परेशान करते हैं, गुंडे परेशान करते हैं, तो अपने गली बदल के जाना पड़ता है चुप चुप के एजुकेशन के लिए। ठीक है, तो तभी मानूंगा मैं देश की, मैं व्यवस्था पर सवाल उठा रहा हूँ। एक लेखक के पास कितनी कला हो, लेखक के टीचर के पास, वो किसी में भी तंज कर सकता। समझ बात यार? तो मैं तभी मानूंगा देश बदल चुका है जब फुलिया बिना डर के गली बदलना छोड़ देगी, और जब सिसकते हुए मर्द की बात हलक के बाहर दम तोड़ देगी। वाह वाह तो करते नहीं यार तुम। और जब सिसकते हुए मर्द की बात, सुन लो, जब सिसकते हुए मर्द की बात हलक के बाहर दम तोड़ देगी, और जब माएं अपने बच्चों के लिए अपना शरीर बेचना छोड़ देगी। जब माएं अपने बच्चे की भूख के लिए अपना शरीर बेचना छोड़ देगी, और जब कोई कहीं वेश्या हर रोज रात को गली बदलना छोड़ देगी। वेश्या जान दो। मैं तभी मानूंगा देश बदल चुका है, और जब नेताओं की जुबान फिसलना छोड़ देगी, तो मैं तभी मानूंगा देश बदल चुका है। और जब किसी बच्चे की हाथ किसी दुकान पर चाय के गिलास को पकड़ना छोड़ देगी, कलम की जगह चाय के गिलास को पकड़ना छोड़ देगी, मैं तभी मानूंगा देश बदल चुका है। नहीं तो मेरी वजह से अभी देश नहीं बदला। जब लड़कियां अपने को कमजोर करके आशिकों पे मरना छोड़ देगी, ठीक, मैं तभी मानूंगा देश बदल चुका है। और जब किसी उलझे शायरी की शायरी शब्दों के बाहर दम तोड़ देगी, मैं तभी मानूंगा देश बदल चुका है। और जिस दिन मेरी कलम इस समाज का मुंह तोड़ देगी, मैं तभी मानूंगा देश बदल चुका है। एक और टाइटल अच्छा लगा, ये देखो, और जब पहाड़ों पर चलती हुई बसें गिलहरियों को कुचलना छोड़ देगी, मैं तभी मानूंगा देश बदल चुका है। और जब घर की माएं अपने बच्चों को निकम्मा कहना छोड़ देगी, मैं तभी मानूंगा देश बदल चुका है। ये उनके लिए जो बेरोजगार है, तभी लिखे जा रही है। समझ में आया? आनंद आया? लिखना इसलिए चाहिए क्योंकि लिखने से स्ट्रेस दूर हो जा, बहुत जरूरी हो। जब तुम ना कुछ ना करो तो कलम उठाओ और चुपचाप लिखना शुरू कर दो, पढ़ना और लिखना। चले? अच्छा, पूछूंगा मैंने क्या बताया? अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत क्या हो? अगर केंद्र सरकार को राज्य संघ सूची, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इस राज्य सूची के विषय पर स्टेट जो लिस्ट, उसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो, उस पर कानून बनाना, उस पर एक्ट बनाना, अधिनियम बनाना, उस पर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये थोड़ा ही बना देंगे, समझ में आई बात है? इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका इस्तेमाल 2/3 सदस्य चाहिए, समझ में बात है? 2/3, 2/3, 2/3 का मतलब जानते हो? 2/3। अच्छा, 2/3 का मतलब कितने परसेंट हो? 66%, 66.5%, 66.5% के आसपास बैठेगा, तो इसका मतलब 66.5% के आसपास बंदे पक्ष में चाहिए, तब जाकर अनुच्छेद 249 की बहुमत लगेगी। अब सोच लो कितना कठिन काम होगा अनुच्छेद 249 के तहत बिल को पास करना। ये भी तो विशेष बहुमत है। अनुच्छेद 61 वाली विशेष बहुमत देखते हैं, या कहां इस्तेमाल हो, और भी देखे तो इसको कहां इस्तेमाल हो, अनुच्छेद 249 वाली, और कहां इस्तेमाल हो? देखो, और कहां इस्तेमाल हो? दूसरे नंबर पर अनुच्छेद 249 के तहत अखिल सेवाओं का सर्जन करना, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करना। आजकल पता क्या चल रही देश में की डिबेट? आजकल देश में कोई डिबेट चलती रहती है कि हम ना जितने भी जज के एग्जाम है सारे, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, जिस तरह हमारे पास यूपीएससी रहते आईएएस का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम हो, आईएएस का, आईएफएस का, सबका, आईपीएस का, सबका एक एग्जाम हो, यूपीएससी करवाओ। इसी तरह जितने भी जज का एग्जाम है ना, ये अलग अलग नहीं हो, एक ही हो।
सारे अलग अलग स्टेट में जहां भी जज के एग्जाम हो रहे हैं ना, सबका मिला के एक ही करवाना चाहिए इनका। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाने की बात चल रही है। अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाई जाएगी ना, ठीक, तो पहली बात तो समझ लो, अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, इनिशिएट करती है, पहल करती है, सबसे पहले वो बात जाएगी राज्यसभा में। कहाँ जाएगी? राज्यसभा में। अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 312 को जब तुम पढ़ोगे ना, आर्टिकल 312 पढ़ोगे, तो आर्टिकल 312 में यही बात लिख रखी 312 में कि अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन कर जाएगा। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल का मतलब पूरे पूरे भारत के अंदर एक ही सेवा, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं कैसी भी बनानी हो, जैसे मैंने कहा ना, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात चल रही देश के अंदर कि जजों का एक ही एग्जाम करवाया जा, एक ही एग्जाम सिंगल पूरे भारत के अंदर, ठीक, उसके तो उसे बनाना हो मुझे, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। कानून बनाने के लिए भी यूं समझ जाओ, अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, याद रहिए। और अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत का मतलब कितने बंदे चाहिए? कम से कम 2/3 बंदे। जितने भी सदस्य में आए ना उपस्थित तथा मतदान करने वालों को 2/3 बंदे अगर पक्ष में होंगे, तो तब जाकर वहां ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बन सके, या कोई भी अखिल भारतीय सेवा बन सके। जैसे IAFS मैंने बताया ना, IAS की परीक्षा बिल्कुल एक ही कर दी गई है, IAS IFS बहुत सारी पोस्ट है उसमें, इसमें 24 पोस्ट है, वो 24 के आसपास 24-25 पोस्ट है, वो उसके आसपास सारी सबका एग्जाम एक ही करवा, वो UPSC। सही बात है, उसे नु कहते हो IAS का एग्जाम है। IAS सारी थोड़ा ही IAS तो एक पोस्ट है उसमें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो उसके बाद नीचे बहुत सारी पोस्ट है, सारी उनका सबका एक ही एग्जाम हो, सिंगल एग्जाम हो उनका। इसी तरह अगर कोई भी अखिल भारतीय सेवा बनानी हो, समझ बात है, कोई भी अखिल भारतीय नई सेवा बनानी हो, तो नई सेवा बनानी हो, ठीक, तो कुछ भी करना हो ना, इससे रिलेटेड काम करना हो, एक ही सेवा बनानी हो पूरी, तो समझ जाओ अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत 2/3 बहुमत लगेगी वहां से, ठीक। या मुझे एक अलग प्रकार की नई सेवा तैयार करनी, जिस तरह हमने IFS बना रखी, IAS बना रखी, IPS बना रखी, एक और नई सेवा तैयार करनी मुझे, NDFS, मान लो मैं खुद ही बना रहा हूं, नेशनल डिजास्टर NDF फोर्स, नेशनल डिजास्टर फोर्स, एक तैयार करनी मुझे, नेशनल डिजास्टर फोर्स सर्विस, ठीक, मैंने खुद ही बना दिया आज, क्योंकि जब देश में आपदा जाना तो ऐसी आपदा होनी चाहिए। NDRF तो बना रखी, सेवा बना रहा हूं, सर्विस बना, मैंने सर्विस लगाया, NDFS खुद ही बना सकूं ना मैं, उसके लिए मुझे कानून बनाना पड़ेगा। घर बैठ के पहले कानून बना के लेके जाऊंगा, क्योंकि जब मैं मंत्री बन जाऊंगा ना, मेरी सरकार आ गई, तो बिल बना के लेके जाऊंगा, बिल में लोकसभा में पास कराऊंगा, पहले राज्यसभा में रखना पड़ेगा। राज्यसभा में पता कितने बंदे के आएंगे मुझे, सोनू जी क्या बनाना चाह रहे हैं? मैंने कहा यार, जब आपदा आ जा तो सैनिक चाहिए पूरी, और सैनिकों को भर्ती करने के लिए पहले एक एग्जाम लेना चाह रहा है इस तरह का, जिन्हें पूरी जानकारी ऐसे बंदे, ठीक है। उसने कहा यार सोनू जी बढ़िया काम करो, आप अपनी सेवा का नाम बताइए। मैंने कहा NDFS, नेशनल डिजास्टर फोर्स सर्विस, ऐसा करके मैंने बना दी पूरी, बढ़िया बिल। उसमें मैंने सारी बातें लिख रखी थी, कैसे कैसे क्या होगा, कैसे कैसे भर्ती होगी, कैसे कैसे एग्जाम होगा, सब लिख रखा था। सबके पास जाके उसकी कॉपी, जितने लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए, जितने लोकसभा में बैठे, पहले राज्यसभा में जागी, राज्यसभा में आए आज 240 बंदे, 240 का 2/3 निकाल लो, 2/3 निकाल लो, कितना बैठेगा? 160 बंदों ने अगर उस बिल पर साइन कर दिए तो वो लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, नहीं तो पास होता नहीं। फिर हो जाएगा लोकसभा में जाकर जितने बंदे आए ना, उनके अगर 2/3 बंदों ने साइन कर दिए, लोकसभा में पास होगा, नहीं तो पास होता नहीं। पास होगा ना, फिर वहां से पास होने के जाकर राष्ट्रपति के पास ये साइन करेंगे, जब जाकर कानून की शक्ल लेगा, तब जाकर एक्ट, अधिनियम, कानून तब कहलागा हो। समझ में आएगी बात? यार ये कहानी हो पूरी पूरी, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग बहुमत इस्तेमाल हो, यही समझना तुम। सबसे खतरनाक है विशेष बहुमत, ठीक। पता लग चुका है ना तुम्हें, कल को सरकार कोई भी काम करने जा रही है और तुम्हें पता लग गया सरकार अभी एक बिल पास करने वाली है जहां विशेष बहुमत का इस्तेमाल होगा, तो तुम तुरंत समझ जाइए, अच्छा इतना आसान काम नहीं है ऐसे बिल को पास करना। अब जहां 368 की प्रक्रिया लगेगी, वाए, अनुच्छेद 368 और पूर्ण बहुमत एक साथ मिलाकर इस्तेमाल होगा, लंका लग जाएगी। GST बनाया हमने, GST 1 जुलाई 2017 से पहले GST नहीं आया था, वहां इसका भी इस्तेमाल करा, इसका भी इस्तेमाल करा, और सरकार को हाथ पैर जोड़ने पड़ेगा। पूर्ण बहुमत था उनके पास, ज्यादा बंदे पक्ष में चाहिए, हाथ पैर जोड़ने पड़ेगा सरकार को, ओ भाई यार पास करवा दो। बाद में जाकर सहमति पता नहीं किस तरह करके बनाया, ओ भाई हम तुम्हें राज्यों को बनाना पड़ा है, बहुत सारे राज्यों को, कि भाई हम तुम्हें ज्यादा पैसे दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे, बना बताऊंगा, देखो कैसे पास होगा बिल। इतना आसान काम। संविधान बहुत खतरनाक चीज है, बहुत डेंजरस चीज है, ठीक है। सब इसके अंदर, सारा निचोड़ इसके अंदर, हर व्यक्ति भारत के अंदर बैठा हुआ इसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, बड़े से बड़े पद पर बैठा हुआ, इसकी नहीं बुराई कर सकता, इसके खिलाफ नहीं जा सकता, कहां तक जाएगा, ठीक है। राहुल गांधी क्यों सीट जीतेगा इतनी? उसने कहा भाई बहने तुम्हारा संविधान बदल देंगे। कौन बदल देगा? संविधान को बदलने के लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इस्तेमाल करना पड़ा। अरे अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया कितनी डेंजरस है, अब पता लगा तुम। 249 कितनी खतरनाक है, 368 कितनी खतरनाक होगी।
अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ा। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया क्या वो समझाऊंगा तुम्हें मैं। संविधान में जरा सा भी बदलाव करना होगा, इस पर जाना पड़ेगा। बदलाव करना ना संविधान में संशोधन करना, बदलाव करने को संशोधन करना क्या, अमेंडमेंट करना। तो संविधान में अमेंडमेंट करने के लिए इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ा। यही मुझे समझना, समझ गए। पेपर वो जमाना गया जब सीधे पेपर आया करते थे, तो पेपर को बैठकर समझना पड़ा, टिक लगाओ टिक लगाओ टिक लगाओ। वकील लोग समझ में आता नहीं हो, जो वकील लोग समझ में आता नहीं, सारी समझ में आ गए हो। सुप्रीम कोर्ट तो आज तक एक एक अनुच्छेद का विश्लेषण कर रहा है। अनुच्छेद 21 का इतनी बार विश्लेषण कर चुका है, इतनी बार विश्लेषण कर रहा है। कई बार तो सुनो कहेगा ये जीने का अधिकार, कई राइट टू लाइफ बताएगा ये तो निजता का अधिकार। अलग अलग दिन उसका अलग अलग मतलब निकाल रहा है। और बात इतनी लिखी है बस, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। आज तो इतनी बार इंटरप्रिटेशन कर चुका है, उस पर लिखी इतनी सी बात पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इतनी बार विश्लेषण कर दिया, इतनी बार विश्लेषण कर दिया, सबसे ज्यादा बार विश्लेषण हुआ उसका। विश्लेषण कर अलग अलग दिन अलग अलग मतलब निकाल दो उसका। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुट्टा स्वामी की मृत्यु होगी। पुट्टा स्वामी एक व्यक्ति थे, आधार कार्ड का केस लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में, कि कहा था आधार कार्ड ना निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। सही बात है, सबके पास आधार कार्ड, तुम्हारी सबकी जानकारी सरकार के पास है। संविधान ने क्या कहा था बनाते वक्त, कहा था अनुच्छेद 21 की ना, अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार होगा, हर व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी रखने का अधिकार है। तुम अपने फोन में पासवर्ड लगाना ना 18 साल के बाद, 18 साल से पहले लगाने, जापटा इंग लगाएंगे छप जाएगा। समझ बात है, 18 साल के बाद तुम पासवर्ड लगा सको, कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं रोक सकते। अनुच्छेद 21 में लिखा हुआ राइट टू प्राइवेसी है। अच्छा मैं सारे अधिकार छीन लूं, यहाँ तुम 18 के भी हो तब भी थोड़ दो सारा मुंह उठता है, याद रखना बात है। यहाँ कोई अधिकार नहीं चलते, यहाँ तो इंग लगाएंगे छपागा, ठीक है। सारे पासवर्ड एकदम, जैसे एक लगेगा तुरंत अंदर का पासवर्ड खोल लेगी व्हाट्सएप का, फिर एक लगेगा और अंदर वो गैलरी का खोल लेगी, वो जो ऐप लोग रख रखे फोटो। सही बात है। एक और लगा, फिर जितने भी लोग चला साइड टूटे जाए। छोड़ो। अच्छा सुनो, पुट्टा स्वामी ने बता क्या कहा था, कहा था यो ना पुट्टा स्वामी यूनियन वर्सेस ऑफ द इंडिया, एक केस गया था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने केस कर दिया कि जो आधार कार्ड है ना भारत सरकार का, जो भारत सरकार ने आधार कार्ड बनाकर रख दिया, मोदी की सरकार ने आधार कार्ड बनाकर रख दिया, जो आधार कार्ड के अंदर सारी जानकारी मनुष्य की मौजूद है, इसमें सारी प्राइवेसी उसकी, तो प्राइवेसी का उल्लंघन कर दिया सरकार ने, सरकार पर आरोप लगा दिया प्राइवेसी का उल्लंघन कर दिया। ये प्राइवेसी का उल्लंघन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में गया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये व्यक्ति की सुरक्षा के लिए भी तो यूज हो सके। एक ही चीज का इतनी बार मतलब निकाल ले, जो तुम सोच रहे उसी चीज को सोचने का नहीं कि हो सकता कल को ये लड़की खोगी तो कहा कैसे ढूंढेंगे सर, आधार कार्ड का स्कैन करके सर्च करके कहीं पे भी इसका अंगूठा लगाकर तुरंत जानकारी मिल जाएगी ये लड़की यहाँ की रहने वाली, ये एड्रेस है इसका। अगर इसका आधार कार्ड है तो ये भी तो फायदा भी तो है इसका। तो सरकार ने फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया इसके फायदे ज्यादा और नुकसान कम, और जिस चीज के फायदे ज्यादा हो ना और नुकसान कम हो उसे अपना लेने में भलाई हो, इसे हम कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं, लागत लाभ विश्लेषण। जिस चीज के फायदे ज्यादा हो और नुकसान कम हो उसे अपना लेने में भलाई हो, क्या हो, बात समझ आई है। और अपने माइंड को ब्रॉड करो और चीजों को समझने की कोशिश करो। अनुच्छेद 249 समझ में आया, जितना मैं इस पर ज्यादा टाइम दूंगा ना इतना ज्यादा तुम्हें फायदा होगा। अनुच्छेद 312 मैंने क्या समझाया पता लग चुका। अगर देश के अंदर कोई भी नई सेवा का सर्जन करना हो तो पहले इनिशिएट कौन करेगी, राज्यसभा। पहल कहां होगी, सबसे पहले राज्यसभा में। राज्यसभा में गिनती काउंटिंग होगी, बिल वहीं रखा जाएगा सबसे पहले जाकर, फिर वो पास होगा वहां 2/3 बहुमत पास होगा जाकर लोकसभा में, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होगा। और 2/3 किसका, उपस्थित तथा मतदान करने वालों का, जो उपस्थित और मतदान कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत पास होगा। फिर वो राज्य से लोकसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, साइन कर देंगे, चल भाई कानून बन गया, फिर नई सेवा बन जाएगी इस तरह करके। ठीक है, मैं भी एक नई सेवा बनाना चाह रहा, मजाक नहीं कर रहा, मेरी खुद की इच्छा है, डिजास्टर वाली खुद की बनाऊं सेवा। मैंने रियलिटी बता रहा हूं, एक सेवा और बनाना चाह रहा हूं। ठीक, जितने भी दिव्यांग व्यक्ति ना उनके सबके लिए एक सेवा का सर्जन करना चाह रहा हूं, अलग प्रकार की। इनका एग्जाम अलग लेवल से करवाऊं मैं, बढ़िया करके, और इन्हें भी इनके अनुसार काम सौंप दिया जा। बहुत सारे बच्चे उन्हें तो बाहर निकाल देना, बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को अलग अलग तरीके से। चले, यहां तक तो होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत समझ में आई। और बताओ अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत कहां इस्तेमाल होगी। थोड़ी सी जगह छोड़ देना, एक आधा पॉइंट अगर संविधान में मिल जाना तो यहाँ लिख देंगे हम, समझना ये बात है। अभी यही इस्तेमाल होगी 249 वाली बहुमत। अच्छा एक सवाल पूछा मैंने तुमसे, बताओ बहुमत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ध्यान से सुनना, बहुमत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन, अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन में विशेष बहुमत का इस्तेमाल होता है। लाइन सही गलत है? अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन में विशेष बहुमत का इस्तेमाल होता है, सही गलत है? यहाँ विशेष बहुमत ही सारी, इसके नीचे जो भी आगा विशेष बहुमत है, ऊपर तो नाम दे दिया मैंने, 249 का नाम नहीं लिखा। समझ में आई बात है? ठीक,
यदि केंद्र सरकार को राज्य सूची की किसी विषय वस्तु पर कानून बनाना हो, राज्य सूची की किसी वस्तु कानून बनाना हो, तो वहां पर पूर्ण बहुमत इस्तेमाल होती है। पूर्ण बहुमत कहीं इस्तेमाल होती है नहीं, पूर्ण बहुमत अकेले रूप में कहीं इस्तेमाल है, वहां वास्तविक बहुमत इस्तेमाल होती है। गलत है सही है? गलत। वहां साधारण बहुमत इस्तेमाल होती है। गलत। विशेष बहुमत इस्तेमाल होती है। सही है। अपने दिमाग में थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा करो। अच्छा ये ना बदलना नहीं चाहिए, तुम्हें लग रहा है ना ये बदलना नहीं चाहिए, तो समझो वहां विशेष बहुमत इस्तेमाल होगी। तुम्हें लग रहा है ये जटिल प्रावधान है, तो ये जो डाल रखे ना, एक बात बताओ, अखिल भारतीय सीमाओं का सर्जन करना ये जटिल प्रावधान या फिर ये लचीला प्रावधान? जटिल प्रावधान। जटिल प्रावधान मुझे कैसे पता लगा? क्योंकि यहाँ विशेष बहुमत इस्तेमाल हो। इसमें जितने भी प्रावधान पढ़ाऊंगा ना मैं, जितनी बात बताऊंगा मैं, सारी जटिल प्रावधान उन्हें बदलने के लिए विशेष बहुमत इस्तेमाल होगी। ध्यान तो सुन लेना मैं क्या कह रहा हूं। अभी मैंने क्या बताया? अच्छा, तो अखिल भारतीय सीमाओं का सर्जन करना जटिल प्रावधान या लचीला प्रावधान? जटिल प्रावधान इंग्लिश में क्या बोल लो? रिजिड प्रोविजन। रिजिड प्रोविजन पढ़ लेकर बैठ के कर रखी, याद रहेगी बात। तो रिजिड प्रोविजन के अंदर अगर अमेंडमेंट करना हो, बदलाव करना हो, तो अनुच्छेद बन जाओ विशेष बहुमत का स्पेशल मेजोरिटी लगेगी वहां। ठीक, तो अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत कहां लगेगी? पता लग चुका तुम्हें। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 61 के तहत वर्णित विशेष बहुमत पर। अब देखते हैं कहां इसकी ये वाली बहुमत इस्तेमाल होती है। आसान चीजें खुशी देती है, पेपर में सवाल नहीं देती है। अब दूसरे नंबर पर जाओ। अब बताओ अनुच्छेद 61 के तहत वर्णित विशेष बहुमत कहां लगेगा? जाओ, मान लो सदन की सदस्य संख्या कुल 200। कितनी? मान लो सदन हमारे पास, सदन की संख्या 245 मान लिया तुमने, 245 मान लो। राज्यसभा ही मान लो, चलो पहले राज्यसभा को ले लो। ठीक, उपस्थित हमारे पास उपस्थित हमारे पास 180। ठीक, 30 ने वोट नहीं दिया, 30 बंदे से इन्होंने वोट नहीं दिया, तो इन हटाओ जिन्होंने वोट नहीं दिया। अब बताओ कितने बचेंगे? कितने बैठेंगे? 150। 150 बंदे हमने यहाँ साइड में रख दिए, इनका निकाल लो 2/3, निकालो 150 का 2/3, 2/3 कितने बैठेगा? बताओ, 3 पंजे 15, 0, 50 दूनी बैठेगा 100। अगर 100 बंदे पक्ष में होंगे ना, तो अनुच्छेद 61 के तहत वर्णित विशेष बहुमत लग जाएगी। पूरे संविधान में एक जगह लगेगी बस, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। और राष्ट्रपति को हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करा जाना, उसे महाभियोग बोल रहा। महाभियोग, पियोग भी लिखा हुआ, महाभियोग भी लिखा हुआ। महाभियोग कुछ किताबों में लिखा महाभियोग, कुछ किताबों में लिखा महाभियोग। तो महाभियोग भी सही है, महाभियोग भी सही है, दोनों ही सही है। समझ जाना, इस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 61 के तहत इस्तेमाल हो। कई बार पूछ रखा है पेपर में, समझ गए? पता लग चुका क्या? एक ही जगह इस्तेमाल होगी राष्ट्रपति को हटाने के लिए, भारत के संविधान के अंदर राष्ट्रपति को हटाने के लिए। सवाल यो नहीं है, सवाल यो हो इस प्रक्रिया को अपनाया कहां से गया। इसमें पेपर में सवाल पूछा कि महाभियोग की प्रक्रिया को जब राष्ट्रपति को हटाया जा, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया ये हमने कौन सी देश के संविधान से ली? आंसर अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा हमारे पास कनाडा। 3 संविधान होंगे, चौथा श्रीलंका। आंसर बता दो, चाहे गूगल कर लो, गूगल कर लो चाहे जल्दी। मैं कह रहा अनुच्छेद कौन सा था, ये रहा अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया, इसे भारत के संविधान में अडॉप्ट कर दिया गया। कहां से लेकर आए? पहला ऑप्शन था अमेरिका, अमेरिका। दूसरा ऑप्शन था हमारे पास ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन था हमारे पास कनाडा, चौथा ऑप्शन था श्रीलंका। ये आंसर थे। और तुम क्या करते? अमेरिका, ब्रिटेन। आंसर इनमें से कोई नहीं, सही बात है। आंसर क्या है? आयरलैंड है। आयरलैंड है, हाँ। आयरलैंड किसका हिस्सा, कौन से देश का हिस्सा है आयरलैंड? ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। तो जहां राष्ट्रपति को हटाना हो, भारत के राष्ट्रपति की बात चल रही है, कभी तुम हमारे घर राष्ट्रपति को हटाने लग जाएगा। इस तरह देखो अनुच्छेद 61 में लिखा है, चलो हटा दो।
अभी अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बताओ। हाँ, अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं पता। हाँ, छी 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 छी। महाभिपियो को क्या बोल रहे? इम्पीचमेंट बोल रहे ना, महाभिपियो को इम्पीचमेंट बोल रहा। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के लिए, इम्पीचमेंट एक प्रकार का प्रोसेस है जिसके तहत जो राष्ट्रपति को हटाया जा। और आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आए हैं अंबेडकर जी ने, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ा होगा ये, ठीक है, देख लो यार। एक बात बताओ, इतने सारे संविधान किस तरह पढ़ लिए होंगे हैं? तेरे बेग नहीं पढ़ा जा रहा है। पढ़ने के अलावा कुछ काम नहीं था क्या? अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित विशेष बहुमत, अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित विशेष बहुमत, इसे समझते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित विशेष बहुमत कौन सी हो, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सुन लो यार, ये एक प्रकार की मिश्रित बहुमत, सम्मिश्रित, मिश्रित, सम्मिश्रित कह दो, सम्मिश्रण कह दो, प्रकार की बहुमत, प्रकार की बहुमत। इसे ऐसा हम क्यों कह रहे, इसे समझते हैं सम्मिश्रित प्रकार की बहुमत क्यों हुआ। अब ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का मतलब क्या हो, हमने कहा अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इस्तेमाल करनी, इसका क्या मतलब हो। देखो सदन हमारे पास, देखो एक तो हमारे पास चाहिए सदन का पूर्ण बहुमत। देखो सदन का चाहिए पूर्ण बहुमत, सदन का पूर्ण बहुमत, सदन का पूर्ण बहुमत मैंने बताया था। मानो सदन में 545 बनते हैं, लोकसभा की बात कर लो पहले, लोकसभा की बात, इसका आधा कर दो 272 प्लस के 1 तो कितना बैठेगा 273। बताओ ये बंदे पक्ष में चाहिए, इतना नहीं चाहिए। और देखो क्या चाहिए, अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत चाहिए। अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब 2/3 सदस्य और चाहिए सर। एक तो सदन का पूर्ण बहुमत चाहिए प्लस 2/3 सदस्य चाहिए, 2/3 सदस्य कितने, याद रहेगी बात ये। अब सोच लो 2/3 सदस्य पक्ष में वोट डाल लेंगे, सदन का पूर्ण बहुमत तो डाल लगा उसे छोड़ दो तुम, सरकार तो पक्ष में होगी ही होगी, ठीक, कि तो पूर्ण बहुमत नहीं का, उसकी तो सरकार बनेगी। 2/3 सदस्य और चाहिए, 2/3 का मतलब अनुच्छेद 249 के तहत वर्णित विशेष बहुमत चाहिए, उसका मतलब क्या है 2/3 सदस्य चाहिए पक्ष में, ठीक। एक इंपॉर्टेंट बात और नोट, अभी नहीं पूरी हुई है प्रक्रिया, नोट, अगर कोई मामला राज्यों से संबंधित है, किस तक, राज्यों तक, हमारे संविधान में संशोधन करना चाह रहे हैं और कोई मामला राज्यों से संबंधित है तो उसमें समझो आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता चाहिए। टोटल राज्य कितने, 28, 28 का आधा करो कितना बैठेगा 14, 14 में एक जोड़ कितना बैठेगा 15, 15 राज्य अगर पक्ष में होंगे, 15 राज्य पक्ष में होने का मतलब पता क्या है, उन 15 राज्यों की विधानसभा तक अनुमति लेनी पड़ेगी, प्रत्येक राज्य पास करके भेज देगा अपनी यहाँ अनुमति। जैसे हमारे यहाँ 70 बंदे बैठे हुए, ये पास करके भेज देगा, चलो भाई बिल तो सहमत, 15 राज्यों की सहमति चाहिए। अब सोच लो तब जाकर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का इस्तेमाल होगा। अब संविधान में संशोधन करना कितना खतरनाक काम होगा, समझ गए, सारे लोगों की सहमति चाहिए। देख लो यदि मामला राज्यों से संबंधित है, राज्यों से संबंधित है तो आधे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अच्छा, हर जगह थोड़ी जरूरत पड़ेगी राज्यों की, हर जगह थोड़ी जरूरत पड़ेगी। अगर मामला राज्यों से संबंधित है तो राज्यों में कुछ बदलाव करना चाह रहे थे, उनके कानून में बदलाव करना चाह रहे थे, कल को मैं राज्य का नाम बदलाव करना चाह रहा, उनकी सीमा बदलाव करना चाह रहा राज्य की, ठीक है, मैं राज्य को ना दूसरे क्षेत्रों को सौंपना चाह रहा, उत्तराखंड राज्य को चाइना को सौंपना चाह रहा, सही बात या चाइना का कुछ हिस्सा ना उत्तराखंड में लाना चाह रहा, चाइना का
चाइना को कुछ हिस्सा में अपने वाले क्षेत्र मिलाना चाह रहा है उत्तराखंड में, तो मुझे ना बदलाव तो करना, मामला तो राज्य संबंधित संविधान में, तो पता क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे सदन का पूर्ण बहुमत चाहिए। पूर्ण बहुमत होने के बाद अनुच्छेद 249 की प्रक्रिया, 2/3 सदस्यों को और सहमति चाहिए। अब मैं क्या करेंगे ना, 15 मतलब 28 राज्य, 28 में 15 राज्य मेरे पक्ष में होने चाहिए, 15 राज्य मेरे पक्ष में होने चाहिए। जब जाकर वो बिल पास होगा तब जाकर मैं चाइना वाले क्षेत्र को अपने अंदर एडॉप्ट कर लूंगा, या यहाँ के क्षेत्र को सौंपना होगा। तो समझ गए, मामला राज्यों से संबंधित होगा। तो कोई दिक्कत यहां तक? अब हम समझेंगे, पता लग चुका अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित विशेष बहुमत का क्या मतलब हो। हेलो सवाल, अनुच्छेद 368 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। याद सुनना, पहले स्टेटमेंट अनुच्छेद 368, पहले बहुत डेप्थ स्टेटमेंट। अनुच्छेद 368 के तहत, बताना सही है गलत, अनुच्छेद 368 के तहत 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। होती, सही है गलत है बात। अब अगला स्टेटमेंट, अनुच्छेद 368 के तहत आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता अनिवार्य है। ये स्टेटमेंट गलत होगा, अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य तब है जब मामला राज्यों तक संबंधित हो। यही बात तुम्हें समझनी, ठीक है, यही बात तुम्हें समझनी। अब मैं तो अगला सवाल पूछूंगा तुमसे, अनुच्छेद तीसरा स्टेटमेंट, अनुच्छेद 368 के तहत वर्णित विशेष बहुमत में सदन की पूर्ण बहुमत और 2/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। सही है, हाँ सही है, याद रखना बात है। अगर पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन करना हो, पहला पॉइंट, अब देखेंगे अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का इस्तेमाल कहां होगा, प्रयोग कहां होगा, इसका यूज कहां होगा, एक एक पॉइंट करके लिखते चले जाएंगे। प्रयोग कहां होगा इसका, पहले नंबर का पॉइंट, पूरे संविधान में कहीं भी संशोधन करना हो, अमेंडमेंट करना हो। ऐसे संविधान में संशोधन करने का क्या मतलब है बताओ। जाओ, संविधान के अंदर ना एक चीज को हटाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना, या बाहर तो कोई चीज को हटाकर संविधान में जोड़ना, या संविधान में से किसी चीज को रिमूव करना, हटाना, याद रही बात। इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना, संविधान के अंदर संशोधन करना। मैं कहना इस लड़की को अपने अंदर संशोधन करना चाहिए, इसका क्या मतलब है? क्या तो इसके एक काम, इसके अंदर तो कोई बुरी चीज है उसे हटा देनी चाहिए, या फिर नई चीज को अडॉप्ट करना चाहिए। ये एक इसके अंदर जो एक चीज है, एक स्थान तो दूसरे स्थान में उठा कर रख देनी चाहिए। बुराई तो कुछ भी प्रोविजन हो ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संशोधन करना चाहिए, समझे? पहला पॉइंट सुन लो, संविधान में संशोधन करने के लिए, संविधान में संशोधन करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का। और बताओ, अच्छा बताओ, संविधान में अगर संशोधन करना हो, वहां अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का इस्तेमाल पता क्यों रख रखा है? एक करते संविधान सारा ठेका बदल देते हैं, है नहीं? तो अम्बेडकर बड़े तेज थे, उन्होंने पता संविधान में अगर कुछ छेड़छाड़ करने लगे ने, उन्होंने पहले आधे से ज्यादा राज्यों की परमिशन मांग ली। अच्छा, आधे से ज्यादा या डेमोक्रेसी करेसी नहीं आया, सरकार बदलती रहा राज्यों में, 5-5 साल बाद बदल नहीं आती, तो बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी संविधान में अगर संशोधन करने लगे आधे से ज्यादा पक्ष में। अच्छा, 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है इस टाइम, लेकिन लोकसभा में बहुमत तो नहीं है ना। राज्यसभा में बहुमत नहीं है, वहां दिक्कत खड़ी जाएगी। तो कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी आई जा, संविधान तो कल को बदलना है, सही बात है। अगर लोकसभा में राज्यसभा में हो जाने के पास, तो फिर इनके पास राज्यों में तो भाग जा सरकार, 15 राज्य इनके पक्ष में नहीं होते बिल्कुल भी। कुछ राज्य ऐसे होना इनके पक्ष में नहीं है, वहां गठबंधन की सरकार है इनकी। मान लो देखो, इनका लोकसभा में बहुमत, राज्यसभा में बहुमत, पूर्ण बहुमत है वो भी, और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत है इनका, ठीक। और उसके बाद 15-20 राज्यों में इनकी सरकार है, तो कल को संविधान बदल देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं डेमोक्रेसी में, सब लोगों का मूड बदलता रहा, कभी यहाँ कांग्रेस की आ जाएगी तो वहां बीजेपी आ जाएगी, ऐसा बदलता नहीं रहता, बस होता नहीं संविधान में संशोधन। वो बड़ा मुश्किल, जीएसटी पास करने के लिए ना इतने दिन तक बिल्कुल अटका कर रखा, इतनी बहस हुई इस पर, इतनी बहस हुई, बहुत बहस। फिर इन्होंने हाथ पैर जोड़ जोड़ कर राज्य को मनाया, इसे मनाया, इन्हें मनाया, जो वहां
सदस्य बैठे हुए थे, उन्होंने मनाया लोकसभा वाले को, राज्यसभा को, भाई तुम पास करवा दो, पास करवा दो, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, राज्यों कितना पैसा दे देंगे, भाई हम नहीं करवाते पास, ये नहीं करवाते। फिर बाद में जाकर उन्होंने जीएसटी बिल पास करवा ही लिया, और जीएसटी बिल फिर आज तक काम कर रहा है। पूरी दुनिया में जीएसटी की सबसे महंगा रेट हम पे कर रहे हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में जीएसटी पहले थे लागू, वे भी हमसे ज्यादा टैक्स नहीं दे रहे। हर व्यक्ति भारत के अंदर सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, सबसे ज्यादा टैक्स, सबसे महंगे रेट पर। तुम्हारे यहाँ पानी भी महंगा, 20 रुपए की बोतल, उस पर भी टैक्स दे रहे हो तुम, पानी पर भी। खाने पीने की वस्तुओं महंगा महंगा टैक्स 12% की कैटेगरी में, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है, समझ गए? जितना महंगा तुम पे कर रहे है टैक्स, इतना टैक्स नहीं है। एक कंट्री का नाम बताओ टैक्स फ्री हो जो जल्दी, जहां पर्सनल इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। पर्सनल इनकम पर तुम कितना ही कमाओ कोई टैक्स नहीं है। दुबई, कोई टैक्स नहीं है। इतने सारे जितने भी हीरो ना, जितने हीरो हीरोइन सारे दुबई भाग जा, पैसा कमा के सारे दुबई भाग जा, यूएई में भाग जाओ, पूरे पूरे पैसा कमाओगे। यहाँ तो तुम 10 लाख रुपए कमाओगे ना, 6 लाख रुपए तुमने कमाए ना, तो सरकार का कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 7 लाख कमाए ना, सरकार पता क्या 3 लाख रुपए देना पड़ेगा, 10,000 रुपए देना, 10,000 रुपए देना। और जैसे जैसे पैसे कमाओगे सरकार इतने पैसे लेती जाएगी थारे से। एक तुम्हारे पास सुप्रीम कोर्ट होगा, एक हमारे पास हाई कोर्ट होगा। इनके हमारे पास ये सुप्रीम कोर्ट को हम क्या बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, इसे क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट को प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट 24-25 के आसपास हाई कोर्ट काम कर रहे हैं हमारे। सुप्रीम कोर्ट एक ही, सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब होंगे, बहुत सारे जज, सुप्रीम कोर्ट में 34 के आसपास जज काम कर रहे हैं इस टाइम वर्तमान समय में। अलग अलग कार्यों करने के लिए अलग अलग संवैधानिक पीठ बनाई जा, 5 जजों की पीठ बना दी, 7 जजों की संवैधानिक पीठ बना दी, ठीक। उस मामले उन्होंने सौंप दिया जा, विषम संख्या में ही बनाएंगे, क्योंकि फैसला लेने में फिर आसान नहीं हो ना, सम संख्या में बना दी। जैसे 8 जजों की पीठ बना दी, 8 जजों की पीठ कभी नहीं बनने की, क्यों? 4 एक तरफ होंगे, 4 एक तरफ होंगे, फैसला कौन सुनागा? पे दिक्कत खड़ी जाएगी ना, इसलिए विषम संख्या बनाया जा। अब जैसे 7 बता, ऐसा थोड़ा ही होगा, 4 एक तरफ हो जाएंगे, 3 एक तरफ हो जाएंगे, तो 4-3 तक फैसला आया, इसे कहेंगे 4-3 तक फैसला आया, ऐसे भी हो सको। तो इस दिक्कत नहीं होती, विषम संख्या में संवैधानिक पीठ बनाई जा। इतने सारे जज, इन जजों को अगर हटाना हो तो हटाने के लिए भी, जज को हटाना इतना आसान काम नहीं है, आज तक किसी जज को नहीं हटाया गया। सुन लो, अगर जज को हटाना हो ना, तो जज को हटाने के लिए भी ना इसी प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ा, अनुच्छेद 367 की प्रक्रिया का इस्तेमाल। महाभियोग नहीं कहते उसे, इम्पीचमेंट नहीं कहते, महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जो इम्पीचमेंट है ना, उसके जैसा प्रोसेस फॉलो करना पड़ा। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज क्या बोलो, न्यायाधीश, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, इन्हें हटाने के लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का इस्तेमाल हो, 368 की प्रक्रिया। अब बताओ, इस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट के जज है, उसे हटाना इतना आसान काम होगा? उन्हें कोई नहीं हटा सकता, हटाएंगे ना इतना सारा प्रोसेस तो गुजरना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का हमारे यहाँ जो जज ना इतना पावरफुल, जानबूझ के पावरफुल लग रखा है। पता लग गया क्या कहा मैंने? चल बताया करेगा भी, चुप बता, मैंने क्या समझाया? हाई कोर्ट के भी, सुप्रीम कोर्ट का क्या नाम है? हाँ, एक और नाम बता, सर्वोच्च न्यायालय। इनके जो न्यायाधीश है उन्हें हटाने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 34 के आसपास जज काम कर रहे हैं। उन 34 जजों को हटाने इतना काम आसान काम नहीं है। उन्हें हटाने के लिए इतने लंबे प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हटाया जाएगा संसद के द्वारा ही, संसद में लोकसभा में बिल पास होगा, और लोकसभा में बिल पास होगा अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया। अच्छा, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया, आधे राज्यों का पूर्ण बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, इतने सारे बंदे पक्ष में रहेंगे तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट का जज हटेगा। इसलिए कोई स्तर ही नहीं मारता, इतने सारे बंदे पक्ष में होने के नहीं जज हटने का। इसलिए न्यायपालिका हमारे यहाँ बहुत पावरफुल है, न्यायपालिका हमारे यहाँ बहुत पावरफुल है, उन्हें कोई नहीं हटा सकता सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट के जजों को। ठीक, हटाने के लिए देखिए कितना लंबा प्रोसेस तय करना। आज तक किसी को भी, आज तक एक दीपक थे, दीपक 2018 की बात है, दीपक मिश्रा करके उनका नाम था, जज थे में, क्या होगा, दीपक मिश्रा करके नाम था। उन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लेकर आए थे, प्रस्ताव ही लेकर आए, आगे प्रोसेस फॉलो हुआ, बाद में जब कुछ भी नहीं हुआ, बंद। और बताओ
कितने हो गए? 2 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए। तीसरे नंबर पर हमारे यहाँ एक पद है कैग का, CAG कैग। कैग देखो इसे बोलते हैं नियंत्रक एक महालय का परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। देखो इसे इसके पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का इस्तेमाल हो। कैग को उसके पद से हटाने के लिए, उसके पद से हटाने हेतु, हटाने किसका इस्तेमाल होगा? विशेष बहुमत का। विशेष बहुमत का कौन सी विशेष बहुमत का? अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया। अच्छा ये बताओ कैग को हटाने के लिए आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी? मामला राज्यों से संबंधित थोड़ा ही है। कैग क्या है? एक प्रकार का कैग जांच करो, ऑडिटर, ऑडिटर जनरल, सरकार ने कहा किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करा, वर्तमान समय में किसकी सरकार है। एक पद बना रखा है हमने कैग। कैग एक संवैधानिक पद है। अगर कैग को उसके पद से हटाना हो, हटाने के लिए इसका इस्तेमाल होगा अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का। इतना आसान काम नहीं उसे हटाना। सरकार ने कहा कितना पैसा खर्च करा, उसका ऑडिट करना, उसका लेखा जोखा रखना, कितना पैसा सरकार ने कहां खर्च करा। सरकार कहीं भी पैसा खर्च कर देगी ठाक, सरकार के पास सारा पैसा नहीं है, सबके लिए सब पर शिकंजे का संविधान ना, उस सबका ऑडिट हो। अभी कुछ दिन पहले पता क्या हुआ था? जो हमारे यहाँ केंद्रीय मंत्री थे नितिन गडकरी, उन्होंने कहा था कि हम सड़क बनाएंगे, दिल्ली एक्सप्रेस वे, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस वे बनाएंगे हम। उन्होंने कहा था ये एक्सप्रेस वे बनाएंगे, तो उन्होंने कहा था जब 1 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे तो इतना खर्चा आएगा उसमें 18 लाख रुपए का, और उन्होंने लगाए 24 लाख रुपए। कैग की रिपोर्ट आई कि जहां 18 लग रहे थे 24 लगाए। जवाब देना भारी पड़ेगा, मीडिया के सामने आएगा नितिन गडकरी को। समझ आई बात? केंद्रीय मंत्री है, परिवहन राजमार्ग मंत्री, जवाब देना भारी पड़ेगा। देव तो क्या जवाब देगा? क्यों? क्योंकि कैग का पद है ना, ऑडिट करके भेजना हो पूरा तो रिपोर्ट पेश करेगा, यहाँ इतना खर्च करना था, इतना खर्च करा। एक एक चीज का एक लेखा जोखा का हिसाब रखा जा, कहाँ किस पर कितना पैसा जा रहा है। ये तो कोई भी पैसा निकालेगा कहीं से भी खर्च कर देगा। इससे संविधान बहुत बड़े तेज, संविधान बनाने वाले बड़े खतरनाक थे, उन्होंने सब सोचा था पहले ही। समझ गए? ये कैग, अगर कैग को उसके पद से हटाना हो तो कैग को तो जो जांच कर रहा, तो मोदी सरकार से कल को हटा दे ठाक, कितने की जांच कर रहा है। ऐसा थोड़ा ही ना, आसान तरीका थोड़ा है। अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2/3 सदस्य चाहिए सदन के अंदर, 2/3 सदस्य, और सदन का पूर्ण बहुमत चाहिए, और 2/3 सदस्य चाहिए पक्ष में, जब जाकर हटाया जाएगा। समझ नहीं बात? और 2/3 सदस्य वहां होते नहीं इनके, इसे हटाया नहीं जा सकता। एक भारत का चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इसे चुनाव आयोग बोलो हम। चुनाव आयोग, आयोग बना रखा है चुनाव आयोग, जो भारत का निर्वाचन आयोग है। सुन लो, भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग का ना एक अध्यक्ष हो, उसे निर्वाचन आयुक्त बोल रहा हूं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगर इसे हटाना हो ना, इसे हटाने के भी अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का इस्तेमाल करना पड़ा। इतना कानूनी है क्योंकि चुनाव आयोग एक प्रकार की संस्था, पूरे भारत के अंदर लोकसभा के चुनाव करवाने हो, राज्यसभा के चुनाव करवाने हो, राष्ट्रपति के चुनाव करवाने हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाने हो, इनका सबका ठेका उसी के पास हो। विधानसभा के चुनाव करवाने का ठेका भी भारत के निर्वाचन आयोग के पास हो। एक राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य का निर्वाचन आयोग लोकल चुनाव करवाओ, नगर निगम के, नगर